ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से बोलना। हाँ शिवम। हो गया है सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा, गुड स्टार्ट हो इवनिंग। गया सर। ओके, स्टार्ट हो गया सर। गुड इवनिंग सर, सबको फिर से गुड इवनिंग। अच्छा देखो, हम लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड। ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड एनालिसिस कैसे करना है, या फिर मतलब दो पॉइंट है यहाँ पर। पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप म्यूचुअल फंड एनालिस्ट बनना चाहते हो, मतलब अगर खुद का म्यूचुअल फंड खुद डिसाइड करोगे, सिंपल बात है। मार्केट में ढेर सारे कॉन्सेप्ट चलता है ना, कि अलग अलग लोग म्यूचुअल फंड के बारे में अलग अलग बातें करते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट इतना सारा म्यूचुअल फंड में से डिसाइड करना कि कौन सा म्यूचुअल फंड क्या काम करेगा, किस में कितना रिटर्न आ सकता है, इसको एनालाइज कैसे करें। ठीक जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में, आप में से बहुत लोग स्टॉक मार्केट भी पढ़े हो ऑलरेडी, मार्केट में स्टॉक मार्केट में काफ़ी एस्टेब्लिश भी हो, आई नो सर। तो स्टॉक मार्केट में हम लोग जिस तरह से एनालिसिस करते हैं ना, वो स्टॉक का फंडा है। लेकिन यहाँ पर जो फंडा होगा वो म्यूचुअल फंड का फंडा होगा। लेकिन अब सवाल क्या है सर? सवाल कुछ ऐसा है कि ये म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट, अगर मैं सिंपल वे में एक चीज़ आपको बताने का कोशिश करूं, दैट इज पर्सनल फाइनेंस। मतलब अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि हम अपना पर्सनल जो फाइनेंशियल गोल है उसको फुलफिल करें। यस और नो? फाइनेंशियल गोल फुलफिल करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सर। चाहे चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू से हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के थ्रू से करो। उसके अंदर अगर थोड़ा और हार्डकोर एरिया जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाओ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया है। बट ठीक है, मैं अभी स्टॉक मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सब बारे में ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट अभी मैं उसको स्किप करता हूँ। आज का डिस्कशन जो रहेगा दैट इज जैसे न्यू ईयर आ रहा है 2022, तो मेरा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा चलेगा सर कि हमें अपना पर्सनल फाइनेंस को डेवलप करना है। अब क्वेश्चन इज क्या है कि पर्सनल फाइनेंस को डेवलप कैसे करेंगे? मतलब आपका कुछ तो फाइनेंशियल गोल होगा, सबका अपना अपना फाइनेंशियल गोल होता है, और सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सबको। मतलब दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, या फिर ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम देखना चाहता है, अपना फाइनेंशियल गोल को फुलफिल करना चाहता है। हाँ, कोई अचीव कर पाता है, कोई अचीव नहीं कर पाता है। मतलब ऐसा तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना सर जो अचीव नहीं कर पाया। हाँ सर, आगे हम लोग अगर थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, कभी कभी हम लोग अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, और कुछ लोग अपना गोल अचीव कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल जो स्ट्रेटेजी है पर्सनल लेवल में, पर्सनल लेवल में जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी फुलफिल करना पड़ेगा ना, वो स्ट्रेटेजी फुलफिल करना पड़ेगा ना। एक सेकेंड सर। तो उस स्ट्रेटेजी को फुलफिल करने के लिए हमें पर्सनल फाइनेंस पहले जानना है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अच्छा लगेगा सर कि ये पर्सनल फाइनेंस और कुछ नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? ये जो मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोग फाइनेंस पढ़े हो या फिर पढ़ोगे, लाइक जो लोग चार्टर्ड पढ़ते हो या सीएमए करते हो या सीएस के लिए पढ़ते हो, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एरिया क्या कवर करता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको सुन के मतलब बहुत ऑकवर्ड लगेगा, सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए आप बोल रहे हो। हाँ सर, प्रोफेशनल तो है। जो लोग म्यूचुअल फंड एडवाइजरी का एग्जाम देगा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप का या म्यूचुअल फंड एडवाइजरी का, उनको भी तो सेम चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं समझे हो तो फिर आप क्या समझे हो? तो आज मैं आपको म्यूचुअल फंड बताने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट, टीवीएम, मतलब आपको सुन के अच्छा लगेगा सर कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे दो कॉन्सेप्ट होता है, एक कंपाउंडिंग, एक डिस्काउंटिंग। सुने हो ना? एनुइटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुइटी, ये सब चीज़ आप लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना, एकदम स्कूल लेवल से। बट एक हटके पॉइंट क्या जानते हो? आइंस्टाइन के बारे में सुने हो सर? अरे यस सर। है ना, सर आइंस्टाइन, ऑब्वियसली द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन एक बार अपने एक कॉलम में, मैं एक जगह में पढ़ रहा था सर, तो उन्होंने अपने जगह एक जगह में वो बता रहा था कि, और यहाँ पर आपके नोट्स में भी मैं बताऊंगा आपको, जो नोट्स रेडी किया मैंने। आइंस्टाइन एक जगह में बोल रहा है सर कि दुनिया में ऐसे দুনিয়ার हाँ बोल। মানে অষ্টম আশ্চর্য জিনিস কম্পাউন্ডিং। वेरी गुड सुमित, चलो सुमित तो एकदम धांसू जा रहे हैं सर। मतलब कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट जो है ना, ये दुनिया का 8वां अजूबा है सर, 8वां अजूबा, आप समझ रहे हो?
ये कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ऐसे आप लोग जानते हो बट थोड़ा डिफरेंट वे में जानेंगे, ठीक है। यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स, बचपन से करते आ रहे हो, बट इसको अभी पर्सनल फाइनेंस में कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली, ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपाउंडिंग का जोर क्या है, कंपाउंडिंग का ताकत क्या है, ये जरूर जानेंगे सर, ठीक है, ये जरूर जानेंगे। तो इसी में चर्चा करेंगे और इसके बेसिस में आपको म्यूचुअल फंड की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले पर्सनल फाइनेंस को क्लैरिटी से जानना है ताकि आप खुद भी समझो, और जब आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे जो लोग म्यूचुअल फंड का पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उनमें से बहुत लोग म्यूचुअल फंड का एग्जाम भी देगा, मतलब NISM का आप लोग जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एग्जाम जो है, तो आप एग्जाम क्रैक करके जब आप अपने क्लाइंट को हैंडल करोगे, तब भी उनको भी जब आपको कुछ कोई स्कीम समझाना होगा ना, तो आपको सेम टू सेम वे में समझाना होगा। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड का जो हार्डकोर एरिया है उसमें मैं तो एक दो क्लास में पहुंच जाऊंगा, बट हार्डकोर एरिया से पहुंचने से पहले म्यूचुअल फंड का बैकग्राउंड क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप आपका खुद का पर्सनल फाइनेंस एज वेल एज आपका क्लाइंट का फाइनेंस को डेवलप कर पाओ, दोनों वे में, ठीक है। आप देखो भाई, जो इंसान खुद के साथ अच्छा करता है, ठीक है, अगर आप खुद का चीज डेवलप करते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्लाइंट को भी अच्छा सलाह दे पाओगे, सिंपल है ना। क्या रे सुमित, बात सही है कि नहीं है? एकदम दादा। है ना, अगर मैं खुद के लिए अच्छा प्लान सोच पाता हूँ तो मैं ऑब्वियसली मेरे क्लाइंट को भी अच्छा ही प्लान बताऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, नो रॉकेट साइंस हियर। तो चलो सर, हाँ, हार्डकोर एरिया में स्टार्ट करते हैं। ओके, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? तो देखो सर, ये NISM का म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर का 5A का सीरीज है, ये आप लोगों को मैं शेयर कर लूँगा सर। इसमें से आपको इंस्टीट्यूट, मतलब NISM इंस्टीट्यूट जो है उसके हिसाब से, मतलब सेबी के हिसाब से सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ये भी फॉलो करेंगे बीच बीच में, लेकिन मैं इसके लिए हम लोगों का जो नोट्स है उसको फॉलो करूंगा सर, ठीक है। इसमें आपको पूरा म्यूचुअल फंड को डिटेल्स में इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा, और ज़रूरत जब भी ज़रूरत होगा मैं आपको म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम का जो स्टडी मैट है, यहाँ से भी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर समझूंगा। तो ऐसे अगर मैं आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के जो चैप्टर्स है, मतलब 5A का जो चैप्टर्स है उसके हिसाब से बात करूँ, तो आज तो मैं आपको मेनली चैप्टर 1 में ही अभी एक दो दिन लग जाएगा, ठीक है। इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के बारे में बात होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के बारे में बात होगा। मतलब जैसे इन्वेस्टर्स का फाइनेंशियल गोल, मैं आपको तब से बोल रहा हूँ सर, फाइनेंशियल गोल अचीव करना, ठीक है। तो आज का मेरा मेनली डिस्कशन रहेगा उसी एरिया में, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस पर, और पर्सनल फाइनेंस में फाइनेंशियल गोल को कैसे अचीव करना है। तो एक बार चलो सर, देरी नहीं करना है, और अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं है आप लोगों के साथ, प्लीज मुझे एक बार बताना। है है दादा। सर। ओके, तो देखो सर, ये म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या सीखना है, ठीक है। ऐसे तो म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे मैं आपको तब से बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग जो पार्ट रहेगा वो पर्सनल फाइनेंस का पार्ट रहेगा, ठीक है। और ये पर्सनल फाइनेंस और कुछ भी नहीं, जो लोग ऑलरेडी सर CA का पढ़ाई करते हो या BCom का पढ़ाई में कभी किए हो मेरे पास, या कहीं पर भी पढ़े हो, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लोग पढ़े हो ना सर, बस उसी का प्रैक्टिकल यूज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रैक्टिकल यूज। इसलिए मैं क्लास में हमेशा TVM के बारे में चिल्लाता रहता हूँ, मतलब जो CS का क्लासेस होते हैं उसमें, कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ना, मतलब एकदम हल्का से नहीं लेना। नॉर्मली BCom या स्कूल कॉलेज लेवल में स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं जानते हो, अरे TVM से ज़्यादा पढ़ना नहीं है, 4 ही नंबर आता है। हाँ सुमित, ऐसे ही बात करते हैं ना? হ্যালো। हाँ बोल, बोल বলছি बोल তুমি सुन रहा। বলছি তুমি টিবিএম এর কথা বললে বললে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। बोल। যেটা হচ্ছে দাদা, মানে আমি এটাকে, এই টিবিএম টাকে অনেক ভাবে অ্যাপ্লিকেশন করেছি, অনেক हम्म ভাবে। ঠিক हम्म আছে? তো আমার, মানে আমার পার্সোনালি মনে হয় যে আমি একটা অন্যভাবে একটা ক্যালকুলেশন করেছিলাম, ওটা আমি তোমাকে বলছি ব্যাপারটা। যেটা হচ্ছে এই ক্লায়েন্টদেরই জিনিসগুলো মেনটেন করতে গিয়ে ওটা আমি ফিল করেছি। যেটা हम्म হচ্ছে কি, আমাদের ইন্ডিয়াতে তোমার নরমালি ওভারঅল ওয়ার্ল্ডে ইনফ্লেশন তুমি কিছু, মানে যদি এটা কনস্ট্যান্ট রেখে দাও, ঠিক আছে, हम्म মানুষ আর এই, মানে ফ্রিডমের যে কথাটা বলে, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম, ঠিক আছে, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম বলতে মানুষ আলটিমেটলি কি বোঝে, সেটা হচ্ছে তুমি যদি দেখো, কিছু মানুষ বোঝে হচ্ছে তার ডিজায়ার হচ্ছে 1 কোটি টাকা, 2 কোটি টাকা, 10 কোটি টাকা, ঠিক আছে। এবার আলটিমেটলি কিন্তু গোলটা এরকম ভাবে অ্যাচিভ হয় না, গোল্ডের একটা টার্গেট থাকে, ঠিক আছে। তুমি যদি মান্থলি, যদি তোমার ইনকাম যদি হয় 10,000 টাকা, ঠিক আছে, তুমি যদি এই 10,000 টাকা যদি কোনো মেহনত ছাড়াই কামাও, তাহলেই তোমার ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম অ্যাচিভ হয়ে যায়, एग्जैक्टली।
ঠিক আছে? এটা যদি এক্স্যাক্টলি। যখন হবে, এটা যখন তোমার হুম। অ্যাচিভমেন্ট হবে, ঠিক আছে, সেই হিসেবে पहले তোমার सीखना যদি है। হ্যালো, हाँ बोल बोल सुन रहा हूँ। नहीं तो হ্যাঁ সেই मैंने डाउनलोड किया अभी। मैंने क्लास किया है। হ্যালো হ্যালো हाँ बोल আমি শুনছি। হ্যাঁ, এবার সেই ব্যাপারে যদি তুমি দেখো যে তোমার ওভারঅল মিউচুয়াল ফান্ডে তোমার যদি তোমার 18% 20% গ্রোথ থাকে, ঠিক আছে, তাহলে যে কোনো মিউচুয়াল ফান্ডে তুমি যদি মানে এসআইপি যদি আজকে থেকে স্টার্ট করো, আলটিমেটলি একটা সার্টেন এজ 60 বছরের পরে 1000 টাকার এসআইপি যে কোনো মিউচুয়াল ফান্ডে করলে তোমার 18% রিটার্ন দেবেই দেবে, গ্যারেন্টেড, লং টার্ম। হুম। ঠিক আছে, কিন্তু সেইটা তুমি যদি কনস্ট্যান্ট চালিয়ে যাও, ঠিক আছে, কিন্তু না, এইটাকে যদি তুমি অন্যভাবে অ্যাপ্লিকেবল করো, যেটা হচ্ছে তোমার 32 রুলস আছে, 72 রুলস আছে, অ্যাপ্লিকেবল করো, মানে তোমার 72 রুলস এর মধ্যে হচ্ছে তোমার 4 ভাগের 1 ভাগ টাকা তুমি ইনভেস্টমেন্ট করবে। ঠিক আছে, এবার তোমার যদি ধরো মান্থলি 10,000 টাকা তোমার পাওয়ার রয়েছে, সেই হিসেবে যদি তুমি ধরো, নর্মালি আমি বলছি 18 বছরের এজের আমি ক্যালকুলেশন করেছিলাম, তুমি যদি 3.5 লাখ টাকা যদি লামসাম একটা ইনভেস্টমেন্ট করো, আর ওই ইনভেস্টমেন্টে যদি তুমি হাত না দাও, গ্যারেন্টেড তোমাকে ওটা মানে ইয়ে প্রতি মাসে তোমার, প্রতি বছর তোমাকে 1,20,000 টাকা করে রিটার্ন পাবে। এবার এখানে একটা কনসেপ্ট আছে, যেটা হচ্ছে তোমার আমাদের দেশে ইনফ্লেশন আছে 7%। এবার তোমাকে এটাও বুঝতে হবে যে আমার 7% করে যখন ইনফ্লেশন হচ্ছে, এটা ফরেন কান্ট্রির জন্য অ্যাপ্লিকেবল, মানে ইউএস এর মার্কেটে। হুম। ঠিক আছে, এবার এই 7% ইনফ্লেশনটাকে যদি আমি মানে অন্যভাবে গ্রোথ লাগাই, ঠিক আছে, এই 7% ইনফ্লেশনটাকে সঙ্গে যদি আমি আমার যে ইনফ্লেশন চলছে 7%, সেইটার রিগার্ডিং যদি আমি 2% করে যদি ইনক্রিমেন্ট করি প্রতি বছর এসআইপি তে, ঠিক হুম আছে, তাহলে কিন্তু ওই এসআইপির ক্যালকুলেশনে মানে মানে যখন আমি রিটার্ন তুলবো, তখন কিন্তু প্রতি বছর মানে তুমি যদি টিবিএম এর ক্যালকুলেশন করো, 10%, ওই 2%টা তোমার 10% रिटर्न जनरेट करे। ओके सुमित, तेरा ये जो लंबा चर्चा है ना, यू आर हाँ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इसी को तो सीखना है, ठीक है। इसी को तो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट सीखना है, ठीक है, कि किस तरह से सबको म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना है। और म्यूचुअल फंड क्यों, कि किसी भी फंड में जब इन्वेस्टमेंट कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल करेगा, तो ताकि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रॉपर वे में कंपाउंड कर पाए, उसको प्रॉपर वे में कंपाउंड कर पाए। गुड इवनिंग सৈকত। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং সৈকত, আমি ক্লাস স্টার্ট করে দিয়েছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। ঠিক আছে, তুমি ক্যামেরা অফ করে দিতে পারো, ক্যামেরার প্রয়োজন নেই। সৈকত, তুমি কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? জিমেল, না না, আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিন শেয়ার আছে কি? ইনভেস্টমেন্ট, ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন, এটা তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা হ্যাঁ যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে। এমনি সময় এমনি মিউট করে রাখবে, আর যখন কিছু ডিসকাশন করার থাকবে, কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে, তখন তুমি কোয়েশ্চেন করতে পারবে, ঠিক আছে। কারণ মিউট এই জন্য করতে বলছি, যাতে বিভিন্ন লোকের, সবার বাড়িতে তো একটা নিজের নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা যাতে পরে নয়েজের জন্য, রেকর্ডিংটা, হ্যাঁ। আর কিছু না। যখন ঠিক আছে। কোয়েশ্চেন থাকবে তখন আবার জিজ্ঞেস করলে আমি আবার আনসার করলাম, এটা জাস্ট বলে দিলাম, আর কিছু না। সবাইকেই বলতে হয় এটা, যাতে রেকর্ডিংটা যখন পরে কেউ নেবে, যেহেতু অনেকেরই ক্লাস মিস হয়ে যাচ্ছে, তো তখন জানে সে রেকর্ডিংটা করতে পারে, জাস্ট এই কারণেই বলা। अच्छा अच्छा, बेसिकली इतना देर से सुमित से जो बात हो रहा है। রেকর্ডিংটা কি পাবো নাকি? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दो, डोंट वरी। ওকে ওকে। सुमित से इतना देर से जो मैं बात कर रहा था, सुमित एक लंबा प्रोसेस बता रहा था, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब लॉन्ग प्रोसेस इसलिए बिकॉज टीवीएम कोई एक दिन में सीखने वाला चीज नहीं है, इसको अप्लाई करते करते हम लोग इसको डेवलप कर पाएंगे, है ना सुमित। टीवीएम कोई एक दिन में डेवलप नहीं हो पाएगा। टाइम वैल्यू হ্যাঁ ऑफ দাদা, मनी, time value of money is a very hardcore concept of finance, and it's a very basic concept আর also. সব থেকে বড় কথা, এটাতে তোমার রিয়েলিটি লাগে শেখার Yes, জন্য, রিয়েলিটিতে रियलिटी है, हाँ অ্যাপ্লিকেবল। एकदम, इट्स अ फुल्ली रियलिटी। मतलब आपको টাইম ভ্যালু অফ মানি অ্যাপ্লাই करना ही होगा, ঠিক আছে। আচ্ছা সৈকত, আমি তোমাকে একটুখানি জাস্ট বলে দিই কি আমরা আজকে যে টপিকটা ডিসকাস করছি, আমি এতক্ষণ ওয়েট করছিলাম সবার জন্যই, যাতে সবাইকে আমি নিয়েই স্টার্ট করতে পারি। তো অনেকেই করতে পারেনি আজকে, বাট তবু ঠিক আছে, আমি তোমাকে জাস্ট এটাই বলছি কি আমরা মিউচুয়াল ফান্ড স্টার্ট করব। বাট তার আগে মিউচুয়াল ফান্ড বুঝতে গেলে যে টপিকটা লাগবে বুঝতে, সেটা হচ্ছে পার্সোনাল ফিনান্স। সৈকত, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ হ্যাঁ,
তো আমি জাস্ট এখন মিউচুয়াল ফান্ড স্টার্ট করার আগে मतलब আমরা মিউচুয়াল ফান্ড স্টার্ট করব কমসে কম মোস্ট প্রবাবলি থার্ড লেকচার से গিয়ে মানে হার্ডকোর মিউচুয়াল ফান্ড, ঠিক আছে। তার আগে আমাদেরকে কিন্তু পার্সোনাল ফাইন্যান্স এরিয়াটা বুঝতে হবে, ঠিক আছে। পার্সোনাল ফাইন্যান্স এরিয়াটা বুঝলে তবেই আমরা মিউচুয়াল ফান্ডের রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনটা বুঝতে পারবো কি কেন মিউচুয়াল ফান্ড মানুষকে জানতে হবে, কেন মিউচুয়াল ফান্ড মানুষকে পড়তে হবে, তার এক্সাক্ট রিজনটা কি অ্যাজ এ ডিস্ট্রিবিউটার, অ্যাজ এ অ্যানালিস্ট, ঠিক আছে। তো জাস্ট এতক্ষণ আমি এটাই বোঝাচ্ছিলাম कि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। अच्छा चलो, हाँ अच्छा সৈকত আমি হিন্দিতেই কিন্তু মেন কমিউনিকেশনটা রাখি, ঠিক আছে। হ্যাঁ কোনো প্রবলেম নেই। ओके, तो बेसिकली मैं आपको एक बार जस्ट ये गो थ्रू कराना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा पर्सनल फाइनेंस एंड म्यूचुअल फंड में क्या पढ़ना है। ओके, सबको एक बार देख लीजिए। पर्सनल फाइनेंस एंड म्यूचुअल फंड को समझने के लिए सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड एंड ओरिएंटेशन। ओके, पर्सनल फाइनेंस में जो मैथमेटिक्स एरिया है, पहले मतलब बैकग्राउंड ओरिएंटेशन मतलब कॉन्सेप्ट में बात करेंगे जो आज होगा, ठीक है। दिस इज टुडेज डिस्कशन, ठीक है, नो डाउट यही तो आज का डिस्कशन होगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फाइनेंशियल मैथ्स जो एज एन इन्वेस्टर, एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, एज ए म्यूचुअल फंड एनालिस्ट हम लोगों को जरूरी है, ठीक है। ताकि जब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करेंगे, जैसे जो लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, ठीक है, तो जब आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम में आप क्रैक करोगे, तो आप जब अपने क्लाइंट को हैंडल करोगे, ठीक है, तो तब आपको उसका फाइनेंशियल एरिया डेवलप करना होगा। जैसे कि जो लोगों को एग्जाम नहीं बैठना है, सिर्फ अपना म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीखना है, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट इज अवेलेबल फॉर ऑल, ठीक है। मतलब चाहे हम डिस्ट्रीब्यूटर का काम करें, मतलब एज ए एनालिस्ट किसी क्लाइंट को हैंडल करें, या फिर खुद का पर्सनल फाइनेंस देखें, बट अल्टीमेटली मैटर तो वही हुआ ना, या तो खुद का पर्सनल फाइनेंस देखो या फिर क्लाइंट का फाइनेंस देखो। एंड दैट इज द रीजन कि पर्सनल फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो बैकग्राउंड आज का चर्चा एज वेल एज आई विल ट्राई कि पर्सनल फाइनेंस में थोड़ा सा एंटर करेंगे आज। अच्छा, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स रिटायरमेंट प्रॉब्लम के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब भी हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या एज ए एनालिस्ट किसी को कुछ स्कीम समझाएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड आपको आएगा ना, आपके पास लोग आएंगे ना, हाँ सुमित, शिवम, जब आप एक एज ए म्यूचुअल फंड एनालिस्ट काम करोगे, या फिर खुद के लिए भी सोचो, ठीक है, कि लोग पैसा क्यों जमाते हैं, आप पैसा क्यों सेव करोगे। हाँ शिवम तू ही बता, सेविंग्स क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए। फ्यूचर के लिए सर, कि मतलब उसमें मेरे को ज्यादा रिटर्न मिले, अगर इन्फ्लेशन वगैरह कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो तो मैं उसको अच्छे से यूज कर सकूं। मतलब अगर इन सिंपल मैं ऐसे बोल सकता हूँ फाइनेंशियल सिक्योरमेंट के लिए। यस, आपका फ्यूचर का फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, है ना। यस सर। फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सिंपल बात है कि भाई फ्यूचर में मैं जितना सिक्योर फील कर सकूं, ताकि मुझे फाइनेंशियल लेवल में, क्योंकि जितना इंसान का एज बढ़ता रहता है, एज के साथ साथ और उतना मेहनत नहीं कर पाएगा, मतलब वर्किंग जो ताकत है ना, वो एज के साथ साथ कम हो जाते हैं, वेरी फ्यू पीपल को छोड़ के, मतलब कुछ एक्सेप्शनल्स है, ठीक है, जैसे रतन टाटा जैसे इंसान भी है, ठीक है, आपका इन्फोसिस के जो चेयरमैन, मतलब जो ओनर है, मतलब मेरा नाम उनका मतलब नारायण मूर्ति साहब, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं भारत में जो एज के साथ साथ और बेहतर बनते गए, बट एक्सेप्शन, हाँ, मतलब सब कोई रतन टाटा या नारायण मूर्ति सर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एज के साथ साथ लोगों का, नॉर्मल लोगों का क्या होता है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपका वर्किंग ताकत कम हो जाते हैं, लेकिन उस समय में जाके आपको अगर 30 जैसा, मतलब जब आप 30s में होते हो, अगर उतना ताकत फिर से देना पड़े तो इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपका फ्यूचर को सिक्योर करना, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करना इवन टुडे, मतलब आपके 30s में भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम देखो, अपने 20s में भी देखो, और अपने 60s में जाके भी, या अबव 60s और ग्रेटर देन 60s में भी आप फाइनेंशियली अपने आप को एक फ्री सिचुएशंस में, नॉट जस्ट फॉर यू एज वेल एज फॉर योर फैमिली, है ना, या सिर्फ खुद के लिए या फिर फैमिली के लिए भी सोचोगे भाई, अरे मतलब तब खुद का मतलब, हाँ दोनों के लिए ना, मतलब खुद मतलब, और खुद कहाँ रहते हैं सर हम लोग, मतलब सिर्फ कोई खुद के लिए नहीं सोचता है, अपने फैमिली को इंक्लूड करके सोचता है। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस एंड रिटायरमेंट प्रॉब्लम में आपको ऐसे लग रहा है ना कोई थ्योरी चल रहा है रिटायरमेंट का, नहीं कोई थ्योरी नहीं है, प्योर कैलकुलेशन है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर जानेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पहुंच जाएंगे म्यूचुअल फंड के बेसिक्स एरिया में, इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एनएवी, हाँ म्यूचुअल फंड में एनएवी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट्स, इक्विटी स्कीम, ठीक है, इक्विटी स्कीम में बड़ा चर्चा होगा। किसका नेटवर्क इश्यूज है इतना आज, देखो
उसके बाद म्यूचुअल फंड में इक्विटी स्कीम क्या होता है, म्यूचुअल फंड में डेब्ट स्कीम क्या होता है, ठीक है, लंबा चर्चा है, मैं बस आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि क्या क्या सीखना है। डेब्ट फंड में बहुत चर्चा करना है, इक्विटी में बहुत चर्चा करना है, इंडेक्स फंड में चर्चा करना है, बॉन्ड में डिस्कशन करना है, आर्बिट्रेज फंड में डिस्कशन करना है, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स के बारे में एक अलग डिस्कशन होगा, ठीक है, लंबा डिस्कशन है, समय लगेगा। रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स में क्या फर्क है, म्यूचुअल बेंचमार्किंग क्या होता है, म्यूचुअल फंड में बीटा क्या होता है, एसडी क्या होता है, शार्प रेशियो क्या होता है, बहुत सारे डिस्कशंस करना है आप लोगों से। आज बहुत लोगों का नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, देख रहा हूँ मैं। ओके, और क्या, सॉर्टिनो एंड द कैप्चर रेशियोज क्या होता है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चैप्टर हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है, एज वेल एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम के लिए भी सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्मार्ट बीटा फंड क्या होता है, एसेट एलोकेशन क्या होता है, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स भी बताऊंगा आपको, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली ये जितना भी स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, ये इकोनॉमिक्स के बाहर तो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज जो इकोनॉमिक्स ना समझा वो ना तो स्टॉक मार्केट समझेगा और ना ही म्यूचुअल फंड समझेगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स के अलावा तो दुनिया में कुछ नहीं है, फाइनेंशियल एरिया इज फुल्ली डिपेंड ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स नहीं तो फाइनेंस का कोई एरिया ही नहीं है, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक इंटरेस्टिंग एरिया आपसे बात करूंगा, बट अभी देरी है, ठीक है, अभी देरी है, हाँ बोलो। बोल रहा हूँ कि मेरा तो कॉमर्स का दूर दूर तक कोई मतलब सब्जेक्ट नहीं था, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। इकोनॉमिक्स भी मेरा एकदम भी नहीं था, बायोलॉजी था, इकोनॉमिक्स नहीं। डोंट तो वरी, नॉट जस्ट यू सोइकत, नॉट जस्ट यू, आपके जैसा और भी है यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड के, ठीक है, अनिमेश आज नहीं है, वो नेपाल जा रहा है अभी, ठीक है, और भी है, अनिमेश है, विक्रांत है, साइंस बैकग्राउंड से बहुत सारे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होता है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप स्टार्ट तो करो, ठीक है। ठीक है, बस सीखने का इच्छा होने से दुनिया में कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है। बस इतना बोलूंगा मैं। अच्छा चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप देखो, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, एकदम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा आगे से स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए शुरू से शुरू करते हैं, एडवांस लेवल में बात नहीं करूंगा, एकदम बेसिक लेवल में बात करूंगा, ताकि हम लोग समझ पाए कि क्यों करना है, किस लिए करना है, एवरीथिंग, ओके। अच्छा, कॉन्सेप्ट इज बैकग्राउंड, सबसे पहले म्यूचुअल फंड बैकग्राउंड, आप लोगों को मैं चुपचाप 15-20 मिनट ना सुनने के लिए बोलूंगा, ठीक है, जस्ट सुनिए, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर क्वेश्चन लूंगा आपसे, डोंट वरी, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला बोलते जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कम्युनिकेशन होते रहना है आप लोगों से बीच बीच में, ठीक है, तो पहले आप सुनिए, कुछ कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, तो कहानी को सुनिए फर्स्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, ठीक है, म्यूचुअल फंड का स्टोरी को समझिए। तो म्यूचुअल फंड से पहले मैं आपको क्या बोला, पर्सनल फाइनेंस, ठीक है, तो आज पर्सनल फाइनेंस का स्टोरी सुनिए। सर कहता है, सर व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या आता है, ठीक ठीक है, तो नाम बहुत कुछ है, डजेंट मैटर। अच्छा, ये एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो एक एक्चुअली एक यूट्यूब वीडियोस भी है इसके ऊपर, आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आप लोग नाम सुने हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सुने हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो रागन्स एंड नवल रविकांत, आप लोग इनके बारे में सुने हो सर, एक्चुअली ये जो इंटरव्यू का बात मैं कर रहा हूँ, ये एक इंटरव्यू है, नावल रविकांत, आप लोग जानते हो इनको, नाम सुने हैं क्या कभी, फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ अगर कनेक्शन कभी है तो फिर सुने होंगे, एनीवन, नवल रविकांत के बारे में कोई आइडिया? मैंने तो नहीं सुना। ओके, नो इशू, अगर कोई सुना नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत खराब बात है, जरूरी नहीं है सर, ठीक है, मैं बस आपको दिखाता हूँ कि कौन है ये नवल रविकांत, ठीक है, जस्ट मैं रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च करते करते म्यूचुअल फंड के बारे में तो मुझे इनके बारे में पता चला, तो इसीलिए मैं आपके साथ भी 2 मिनट शेयर कर रहा हूँ, ऐसे इनका विकी पेज है, तो आप समझ सकते हो कि विकीपीडिया का पेज तो हर एक के नाम पे नहीं आता है ना, कुछ खास करने से विकीपीडिया में नाम आता है, या तो बहुत खराब करो या तो बहुत अच्छा करो, ठीक है, तो विकीपीडिया उसको उसका नाम पे एक पेज जरूर बनाते हैं। ज्यादा ज्यादा ये सब में टाइम नहीं लूंगा, बस आपको मैं बताना चाहता हूँ ये नावल रविकांत है कौन, आप चाहो तो इसका यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख सकते हो, और ये जो रैगॉन्स जो है ना, मतलब ये जो जिनके जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया है इसका इसका यूट्यूब वीडियो है इनका, तो आप देख सकते हो कि वो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन पूछा है इनको। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि नवल रविकांत है कौन, ठीक है सर, नवल रविकांत और कोई नहीं, ये एक इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, मतलब एक्चुअली भारतीय है बट अमेरिका में ही मतलब जाके अपना बिजनेस बनाया, और इनको लोग इसलिए जानते हैं बिकॉज इन्होंने ना
बड़ा फेमस कुछ कंपनी बनाया। एक कंपनी बनाया सर एंजल लिस्ट बोल के यूएस में, ठीक है, जो बेसिकली स्टार्टअप्स एंड एंजल इन्वेस्टर्स, मतलब जो न्यू बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं उनके बिजनेस में बेसिकली फंडिंग करना, लोगों को जॉब देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इसके ऊपर काम किया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा इंसान है, अभी इसका एज कोई छोटा बच्चा है नहीं, 46-47 ईयर्स एज है इनका, और इन्होंने जो सबसे इंटरेस्टिंग काम किया कि ये एक्चुअली एक वेंचर कैपिटलिस्ट है। कौन है? वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर भी बोल सकते हो। अब ये एंजल इन्वेस्टर कौन है? बेसिकली जो किसी के बिजनेस पे आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में भी समझा जाता है कि अगर कोई किसी के बिजनेस में आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, बदले में रिटर्न जरूर लेता है, तो जो स्टार्टिंग से टाइम पे, मतलब एकदम वेरी बेसिक एरिया में अगर आपके मन में कोई बिजनेस है और कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उनको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। तो नावल रविकांत एक ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो उबेर में स्टार्टिंग टाइम में इन्वेस्ट किया था। आपको सुन के ताज्जुब लगेगा, शायद आप लोग ये सब नाम नहीं सुने हो। नॉट जस्ट उबेर, फोरस्क्वायर, ट्विटर, जब ट्विटर आया था ना, ट्विटर में भी इन्वेस्ट किया था। ऐसे अर्ली स्टेज इन्वेस्ट करने का 200 वर्ल्ड लेवल, मतलब वर्ल्ड क्लास कंपनीज में इन्वेस्ट किया था इन्होंने, एकदम वेरी बेसिक पार्ट में, जब ना तो ट्विटर को कोई जानता था, ना तो उबेर को कोई जानता था, ठीक है। wish.com, पोस्टमार्क, पोस्टमेट्स, थम्बैक, नोशन, बहुत सारे, स्नैपलॉजिक, ओपन डोर, इंटरनेशनल लेवल में एक बड़ा फेमस कंपनी है। उस पर तो उबेर वगैरह तो आप लोग जानते हो, ट्विटर को भी आप जानते हो। मैं आपको क्यों कहना चाहता हूँ जानते हो? बिकॉज ये, अच्छा, यमीर, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में यमीर को खरीद लिया। कहने का मतलब ये है कि जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स होते हैं उसको बिजनेस के बारे में नॉलेज होता है, तभी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको नावल रविकांत के बारे में इसलिए बात किया क्योंकि इनका जो इंटरव्यू है उस पर वो किस तरह से अपना पर्सनल फाइनेंस को बढ़ाया जा सकता है, कैसे, मतलब सिंपल बात है, पैसा कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में एक, मतलब वेरियस वे में बात कर रहा था। तो मैं सुन रहा था, तो इसीलिए मैं सोचा कि आपसे भी थोड़ा बात कर लूँ। तो इवन आज के डेट में ये 70 टोटल, मतलब इतना सारे इन्वेस्टमेंट में 70 के आसपास से एग्जिट कर गया। उनमें से 10 कंपनी ऐसा है जो यूनिकॉर्न कंपनीज है। यूनिकॉर्न मतलब समझते हैं आप लोग? आजकल आप सुनोगे न्यूज़पेपर वगैरह में यूनिकॉर्न, हाँ, दिस ईयर यूनिकॉर्न मतलब जो बिजनेस, मतलब स्टार्टअप बिजनेस, अगर रिसेंट टाइम पे स्टार्टअप बिजनेस, जैसे मानिए कि ओला, उबेर जैसे बना है, फ्लिपकार्ट, फिर आज के डेट में ओयो रूम, ठीक है, पेटीएम जैसे बन गया था, ठीक है, तो ऐसा और भी न्यू कंपनीज बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर ईयर में कोई एक कंपनी अगर 1 बिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएशन हो जाता है ना स्टार्टअप बिजनेस, तो उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। 1 बिलियन से भी ज्यादा। तो ऐसे बिजनेस भी 10 बिजनेस ऐसा है अभी भी वर्ल्ड लेवल में जिसमें नवल रविकांत का इन्वेस्टमेंट है। तो एक ऐसा इंसान का इंटरव्यू सुन रहा था, तो इन्होंने बिजनेस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में क्या फील करते हैं, तो वही मैं सुन रहा था। तो उसी में से थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाता है कि अल्टीमेटली किस तरह से मनी बनाया जा सकता है। एक्चुअली पैसे से ही आप पैसे बना सकते हो, ठीक है। तो कैसे? इवन विदाउट मनी भी आप मनी बना सकते हो, क्योंकि दुनिया में हर कोई जब पैसा कमाता है तो वो जीरो लेवल से ही कमाते हैं। तो कैसे? तो एग्जैक्टली यही कन्वर्सेशन 1-2 घंटे का सुन रहा था मैं, ऑन द मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग एंड स्टिमुलेटिंग कन्वर्सेशन आई हैव हर्ड इन अ व्हाइल। द टॉपिक डिस्कस्ड आर क्वाइट स्कैटर्ड, बहुत सारे टॉपिक में बात चल रहा था, डाइवर्स टॉपिक, मतलब इवन दुनिया, वर्ल्ड, सन, मून, बहुत सारे चीजों में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, it doesn't matter currently, ठीक है, but it has a great flow to it with one thing leading to another. I am awestruck with Naval's multidisciplinary approach to many things. बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहा था, इंक्लूडिंग इनर पीस, मतलब आप अपने मन को शांति कैसे रखोगे, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, कैपिटलिज्म, इसके बिना तो पैसा नहीं बना जा सकता ना, माइंड कैपिटलिज्म होना चाहिए, मन में सोशलिज्म, और पैसा बनाओगे। आप समझ रहे हो मेरा बात? देर आर 3 काइंड ऑफ इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इवन नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स में भी 3 कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर है, ठीक है। बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट, 3 नहीं 2, एक होता है सोशलिज्म कॉन्सेप्ट और एक होता है कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को पता है कि नहीं है, बोलिए ना। सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, इसका आइडिया है कि नहीं? मतलब अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, अगर सिंपल वे में बताऊं, हाँ सोइकत बोलो। है हाँ ऑब्वियसली, मतलब अगर इन सिंपल वे में अगर समझा जाए कि कैपिटलिज्म क्या है, तो कैपिटलिज्म इज वेरी सिंपल भाई, जिसके पास पैसा है, ठीक है, आप पैसा बनाने के बारे में सोचोगे, और बेसिकली अगर आपके पास मनी है तो मनी के थ्रू से आप सोचोगे कि भाई
मतलब जिसके पास पैसा का पावर है वो इकोनॉमी को रन करेगा, इन सिंपल। मतलब बहुत ज्यादा मैं इनर कोर में नहीं जाना चाहता। और सोशलिज्म ऐसा नहीं सोचता, सोशलिज्म में गवर्नमेंट ओरिएंटेड होता है, गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं सबके लिए जो भी है इक्वली बांट दो, ऐसा। कैपिटलिज्म बोलते हैं नहीं नहीं, इक्वली बांटने की जरूरत नहीं है, सबको नॉलेज दो, वो अपने से जिसका जितना पावर है वो उससे वो जितना जरूरी है ले लेगा, ठीक है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेरे को ऐसा लगता है कि मानिए कि एक बकरा है, बकरा समझते हैं ना, गोट, ठीक है, जिसको हम लोग बंगाली में छागल बोलते हैं। एक छागल या बकरा को ले लिया और उस बकरा को लेके उसका जो ओनर है वो रास्ते में निकला और उसको घास चराने, मतलब घास खाने के लिए। तो अगर बकरा को हाथ से छोड़ दिया जाए और उसको बोला जाए कि भाई जो घास खाना है खाओ, ठीक है, अपने मर्जी से। अब बकरा क्या है ना, वो बकरा है तभी तो बोलते हैं, तो कभी अच्छा घास भी खा लेता है, कभी खराब घास भी खा लेता है, ठीक है। तो अगर वो अच्छा ज्यादा चालाक निकलता है तो वो अच्छा घास खाएगा, अगर बेकार निकलते हैं तो बेकार भी खा सकता है, पता नहीं वो क्या करेगा। तो कैपिटलिज्म इज लाइक दैट, ये आपको खुला छोड़ देगा और अगर आपके मन में दिमाग में कुछ है तो आप अच्छा भी ले सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। सोशलिज्म कैसा है, उसका ओनर जो है ना वो उसको पकड़ के रखेगा और जो अच्छा है वही खिलाने का कोशिश करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा ना, उसके अंदर का जो फ्रीडम है ना वो चला जाएगा, मतलब वो कभी अगर ओनर नहीं रहे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करे, ठीक है। इट्स लाइक दैट। अब दोनों का अपना, सोशलिज्म कैपिटलिज्म दोनों का अपना अपना प्रॉज एंड कॉन्स है। मैं अभी इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता, बट आपको सिंपल कहना चाहता हूँ कि पैसा बनाना एक कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब आप नॉलेज लो और उस नॉलेज को यूज करके पैसा बनाओ, पैसा कमाओ, ठीक है। जैसे वो हर्षद मेहता मूवी में बताया ना, तो पैसा बनाना एक कला है, हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। जैसे वो गवर्नमेंट का जो लूफॉल्स था, जो भी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम था रूल्स रेगुलेशंस में, बैंकिंग सिस्टम में, उसका फायदा उठा के उन्होंने पैसा बनाया था। आप लोग देखे हो हर्षद मेहता का कहानी में जो मूवीज वगैरह बनाए हैं, यस सर। है ना। तो वो ऐसे वहां पर एक डायलॉग दे रहा था ना कि पैसा কোনো बनाना, কোনো हाँ। ভুল করেনি দাদা। अब देख वो मैं बोला ना कि भूल किया नहीं किया उसमें बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। इट्स जस्ट ए कॉन्सेप्ट। अब कोई बोलेगा भूल है, कोई बोलेगा भूल नहीं है, अब इसमें कंट्रोवर्सी चलेगा। हम लोग यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि कैपिटलिज्म पैसा बनाने के बारे में बात करता है, ठीक है। अब दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म। भाई आपके पास ताकत है, पावर है, नॉलेज है, आप बनाओ, बना के दिखाओ, ठीक है। सोशलिज्म ऐसा बात नहीं करता। सोशलिज्म बोलता है कि गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट देखेगा वो क्या करेगा, ठीक है। इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट दोनों, ठीक है सर। छोड़ो अभी सोशलिज्म कैपिटलिज्म पे नहीं जाते। अच्छा, लेकिन ये एक इंटरव्यू के अंदर ये सब बात चल रहा था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चल रहा था, चाहे कोई भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में देश चला जाए, कोई भी इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट में देश चला जाए, ऐसे इंडिया क्या फॉलो करता है, हमारा देश कौन से सिस्टम पे चलता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी, एग्जैक्टली सर। मतलब यही बोला ना कि दुनिया को भी पता नहीं है प्रॉपर्ली, जैसे इंडिया तो बड़ा कंफ्यूज है, उसको नहीं पता कि वो कौन से सिस्टम में चलेगा, कैपिटलिज्म में या फिर सोशलिज्म में। उनको दोनों सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज इंडिया का करंट सिस्टम ही ऐसा कुछ है कि वो सोशलिज्म भी फॉलो करता है और कैपिटलिज्म भी फॉलो करता है। और धीरे धीरे क्या लगता है आप लोगों को, धीरे धीरे किधर जा रहा है? धीरे धीरे कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म की की तरफ जा रहा है ना। कैपिटलिज्म। धीरे धीरे ये टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, बट स्टिल अभी भी बहुत सारा एरिया सोशल एरिया में सोशलिज्म कॉन्सेप्ट में चलता है, ठीक है, चलेगा भी। और इंडिया जैसा कंट्री में 135 करोड़ प्लस पॉपुलेशन को पूरा कैपिटलिज्म करना नामुमकिन है, नामुमकिन है। इसीलिए कोई उपाय नहीं है सर, बहुत सोच समझ के ही मिक्स कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर चाइना भी तो 150 करोड़ प्लस है, लेकिन वो तो सोशलिज्म पे ही चलता है, उनका कॉन्सेप्ट है। कोई बोलेगा सर अमेरिका, सर अमेरिका 30 करोड़ का पॉपुलेशन है, 30 करोड़ प्लस, ठीक है, वो कैपिटलिज्म में सुपर डुपर हिट हो सकता है, और वो भी रहा है ना, सुपर डुपर हिट हो रहा আমাদের ইউপির আমাদের ইউপির পপুলেশন আর আমেরিকার পপুলেশন ইকুয়াল। है। তা एग्जैक्टली, হবে না। ठीक है। ओके, ठीक है। तो फिर मैं अभी इस इंटरव्यू में एक पॉइंट जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो था नवल रविकांत का, दैट इज वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। तो ये वेल्थ क्रिएशन के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, तो जिसमें द ग्रैंगुलर क्लैरिटी एज द टॉपिक इज क्वाइट इंप्रेसिव। आई वुड सजेस्ट यू चेक पॉडकास्ट, जो यूट्यूब वीडियो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जरूरत पड़ने से मैं लिंक भी शेयर कर लूंगा। अच्छा, फॉर ऑब्वियस रीजन द वेल्थ क्रिएशन बिट लिंगर्ड ऑन द माइंड for a while. I was thinking about what Naval said. This is a podcast and it resonated while everything I have ever learned and experienced with money and my own pursuit to generate wealth. ठीक है, चलो पर्सनल फाइनेंस में आ जाते हैं कि अल्टीमेटली हम सबको पर्सनल फाइनेंस को बिल्ड करना है। अभी आपको धीरे धीरे मजा आएगा। देखिए पर्सनल फाइनेंस क्या है, किस तरह से काम करता है।
When you think about personal finance, it's often circle around planning your financial today, है ना? आप अपना फाइनेंशियल को आज बनाना चाहते हो, है ना? जो भी आपका आर्थिक कंडीशन है उसको और बेहतर बनाना चाहते हो, ठीक है? सो दैट यू हैव अ बेटर टुमारो। चाहे आप खुद के लिए सोच रहे हो या फिर आपके क्लाइंट के लिए सोच रहे हो, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है ना। फाइनेंशियल जो भी आज है आपका, और जब आप अपने म्यूचुअल फंड क्लाइंट को बताओगे तो उसका भी वही कॉन्सेप्ट है ना। आपके पास जब क्लाइंट आता है तो क्या बोलते हैं कि भाई मेरा फ्यूचर को बेटर बना दो, सिंपल है ना। सो व्हाइल सम कैन डू दिस, जो खुद कर सकता है, और कुछ लोग क्या करते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं। सम कैन डू दिस बाय देमसेल्फ, फ्यू कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू चार्ट दिस मैप फॉर देम। भाई उनके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइजर उसको मैप बना के देता है। However, I am not a big fan of approaching a financial advisor. Seriously, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाने से बेहतर है कि खुद सीख के खुद ही क्यों ना कर लिया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? उसका भी रीज़न बताता हूँ। टू हेल्प यू अ चार्ट प्लान फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, यू शुड बी एबल टू डू दिस योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आप खुद अपने फाइनेंशियल प्लान खुद बनाओ। हाँ, उसके लिए थोड़ा पढ़ाई में खर्चा करना पड़ता है, थोड़ा एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज नॉलेज में इन्वेस्ट करने से वो जो कंपाउंडिंग देता है ना, वो और कोई नहीं दे सकता। इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। जो इंसान नॉलेज में इन्वेस्ट करता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप खुद ही अपना खुद का म्यूचुअल फंड, मतलब खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाओ। आफ्टर ऑल यू नो योर फैमिली एंड देयर रिक्वायरमेंट बेस्ट, है ना। आपका जो प्लानर होगा, म्यूचुअल फंड प्लानर होगा या फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, वो उससे बेहतर आपको पता है कि आपके फैमिली को क्या जरूरी है, आपको क्या जरूरी है, ठीक है। यू नो व्हाट इज गुड फॉर द फैमिली एंड व्हाट इज नॉट। यू वर्क हार्ड फॉर योर फैमिली टुडे एंड ड्रीम ऑफ अ सिक्योर फ्यूचर फॉर देम। आप सपना ये भी देखते हो कि मेरे फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो योर फाइनेंशियल एडवाइजर वुड नॉट डू एनी ऑफ दिस। ही इज मोस्ट लाइकली टू ईगर टू पेडल यू अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। वो आपको कुछ प्रोडक्ट दे देगा जिससे उसको अच्छा कमीशन में मिल जा सकता है। हाँ भाई, सर आप में से कोई ऐसा सोच रहे हो कि हमें भी तो फाइनेंशियल एडवाइजर ही बनना है, लेकिन आप ये बात नहीं समझ पा रहे कि थोड़ी ना हर कोई, मतलब ना तो मेरे कहने से या फिर दुनिया में अगर चिल्ला चिल्ला के भी बोल दिया जाए तो हर कोई थोड़ी ना सीखने में आएगा, नहीं आएगा। हर कोई क्या, मतलब लाख में से एक लोग भी सीखने नहीं आता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, एक के लिए 99,000 लोग हैं जो एडवाइजरी लेने के लिए आज नहीं तो कल आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट। तो most likely eager to peddle you financial product that will learn him a good return. He will do the same with you, 20 other clients he may have, ठीक है। So eventually the onus is on you to secure your family and your own। मतलब बेसिकली आप खुद को कैसे एक म्यूचुअल फंड एनालिस्ट बना सकते हो, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड पर्सनल फाइनेंस फॉर ए रीजन, इट इज बेस्ट केप्ट पर्सनल, ठीक है, एंड डील्ड विद केयर एंड डिलीजेंस। बहुत ही केयरिंग से आपको ये फाइनेंस को समझना पड़ेगा। गुड न्यूज इज दैट दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इफ यू हैव द स्किल्स टू डू द बेसिक अरिथमेटिक, आपको बस बेसिक अरिथमेटिक का नॉलेज चाहिए, जो आप लोग क्लास 9, 10, 8, 9, 11 खूब जोर इस तरह से पढ़े हो, ठीक है। बेसिक अरिथमेटिक, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब नॉलेज चाहिए, और साथ में थोड़ा फाइनेंशियल मैथ्स, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली प्रोफेशनल लेवल में CS, CS, CMA में या फिर बीकॉम लेवल में करते हैं, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबल देखेंगे सर, ये जो बेसिक अरिथमेटिक का एप्लीकेबल एरिया। देन हाफ द बैटल इज ऑन। The rest of the work is just application part where you will figure out what is good and what is not। आपको क्या फिगर आउट करना है कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है, कौन सा स्कीम आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूल, एंड आफ्टर एंड ऑफ दिस मॉड्यूल यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू दिस थिंग्स। मतलब क्या सही है और क्या गलत है ये तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए कुछ कहानी बिल्ड करते हैं, अब आएगा धीरे धीरे मजा आएगा। Develop a deeper understanding financial products and what goes under the hood. Set up a financial goal and work towards achieving that. आपको क्या करना है, फाइनेंशियल गोल बनाना है और उसको अचीव करना है। आइडेंटिफाई फाइनेंशियल सेटबैक्स एंड एड्रेस टुवर्ड्स करेक्टिंग देम। आई होप यू आर एज एक्साइटेड, आप भी उतना एक्साइटेड हो जितना मैं। चलिए अब स्टार्ट होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, अभी तो बस इंट्रो चल रहा था। अच्छा, ये जो कहानी अभी मैं बताने जा रहा हूँ एकदम रियल फैक्ट है, आप सुनिएगा। आप भी बताएंगे कि जैसे मेरे साथ भी हुआ है ऐसे आपके साथ भी हुआ है, ठीक है, एकदम रियल कॉन्सेप्ट है। क्या है? गेटिंग माई फर्स्ट जॉब वॉज अ स्ट्रगल। मतलब ये सबका कहानी है, आपका भी कहानी, मेरा भी कहानी। फर्स्ट जॉब पाने से ना सबको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब फर्स्ट जॉब कर लो या फर्स्ट बिजनेस बिल्ड करो, ठीक है, जॉब हो या बिजनेस, सभी के केस में स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? आप ही लोग बताइए सर। यस सर। और है ना,
फर्स्ट जॉब पाओ या फिर फर्स्ट बिजनेस एस्टेब्लिश करो, स्ट्रगल तो करना पड़ता है। Normally spend 6 to 8 months meeting tons of people, desperately looking for a job, you have desperately established to build a business and finally landed up with a job to do. This was my first job and it was special, है ना। क्या करते हैं हम लोग, जॉब कर मिलता है और वो बहुत स्पेशल होता है। and after working for a month I got my first paycheck, एक चेक मिलता है and ever and I was ecstatic, I felt responsible for the first time in life। जब भी किसी को जॉब करके पहला चेक मिलता है वो बड़ा मतलब क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी फीलिंग आता है। जो लोग जॉब किए हैं या फिर जॉब करते हैं उनको पता है, ठीक है, या फिर जो स्टार्ट कर चुके हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबल फीलिंग आता है कि भाई ये मेरा पहला पैसा है, मेरा पहला कमाई है। आप लोग क्या सोचते हो सर, इनकम करने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है कि नहीं आता है, बोलो ना। आता है सर। आता है ना। क्या सुमित, जब इनकम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीलिंग आ जाता है कि नहीं आ जाता? একদম দাদা। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट सर, दिस इज द पॉइंट, यहीं से कहानी स्टार्ट होता है, ठीक है। आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, चाहे वो 25 में हो, चाहे वो 22 में हो, कोई कोई बहुत अर्ली स्टेज में कर लेते हैं या फिर कोई 30s में भी अगर करे तो भी, ठीक है, जब भी करे। आई हैड अ बंच ऑफ थिंग्स प्लान्ड विद माई फर्स्ट पे, राइट फ्रॉम बाइंग माई मदर साड़ी, माँ के लिए साड़ी खरीदना, गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाना, ठीक है, या फिर अगर शादी हो गया तो बीवी को, ठीक है, आउट फॉर डिनर, अगर या फिर अपने प्यारे मतलब जो भी लव्ड वंस है उनको फील गुड कराना, ये सब खर्चा करते हैं। अगर कोई 30,000 सैलरी में भी काम करते हैं तो पहला सैलरी में वो यही करते हैं सर, ठीक है, माँ के लिए साड़ी, पापा के लिए कुछ प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी पापा को पसंद है, या फिर गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो, जिनके जो भी पसंदीदा काम है वो करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप लोग बात समझ रहे हो, मैं पर्सनल फाइनेंस का बात कर रहा हूँ। अगर आप 30,000 कमाते हो और इतना सारा चीज़ें में खर्चा करते हो तो क्या होगा, आपका पैसा खत्म हो जाएगा सर। सारा स्पेंड हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप अपने माँ को साड़ी ना खरीद के दो, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। आपको थोड़ा नहीं सोच सर, समझ मतलब के, एक्सपेंस सेव करके बाकी जो जितना में आपको चल सकता है उतना आप एक्सपेंस करो। ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा कंट्रोल रख के, এটা ठीक है। এটা দাদা এটা ভুল কনসেপ্ট। কোনটা? এই যে যে তুমি যেটা বললে যে 30,000 টাকা স্যালারি পেয়েছে, হুম। প্রথমে অ্যাকচুয়ালি নিজেকে পে করা দরকার। আমি কাজ করেছি তার জন্য আমি পেয়েছি, সেটাকে প্রথমে আমার কাছে পে করা দরকার। যেটা আমার মানে এক্সপেন্সও থাকবে না, কিছুই থাকবে না, ওটা পুরো ফুললি আমি ইনভেস্টমেন্ট করব। नहीं, ऐसा नहीं, देख लोग नहीं करता है, मतलब कॉन्सेप्ट गलत है कि না सही না है वी বল डोंट नो। না না আমি लेकिन বলছি এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। रियलिटी में क्या होता है? রিয়েলিটিতে এটাই হয়। एग्जैक्ट। अब तुम रियल वर्ल्ड के बाहर थोड़ी जा सकते हो। तुम क्या बोलोगे कि না না मैं तुम रियल वर्ल्ड से बाहर दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करते हो क्या सुमित, मुझे ये बता। तेरा না प्लेनेट कोई और है, একদम मतलब तुम क्या बोलोगे कि मैं না माँ को साड़ी नहीं दूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके না जाऊंगा, না नहीं लेके এটা আমি जाऊंगा। বলিনি, এটাও এটাও বলিনি দাদা। আমি क्या বলছি ये যে जरूरी नहीं है? 30,000 क्या ये जरूरी नहीं है? এটা তো জরুরি, কিন্তু তার আগে নিজেকে পে করা, সেলফ পে করা প্রথমে প্রয়োজন। কারণ सुन হচ্ছে सुन सुन, আমি बोल बोल, मैं सुन रहा हूँ। না, প্রথমে সেলফ পে করাটা প্রয়োজন। কারণ হচ্ছে এটা আমার এক্সপেন্স, মানে আমার খরচার বাইরে এটাকে রাখা। কারণ আমি নিজে মানে টাইম দিয়েছি, তার এগেইনস্টে আমি কিছু স্যালারি পেয়েছি। সুতরাং ওটার ऑब्वियसली। প্রথম হকদার আমি আমি হলাম। আমি নিজেকে আগে পে করব, দেন তারপরে এই বাকি এক্সপেন্সেস গুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করব। अब पेरेंट्स ये भी तो बोल सकते हैं, माँ बाप, कि भाई तुमको लिखाया पढ़ाया तो तुम्हारा सैलरी भी मेरा हक এইটা দাদা, है। এটা नहीं অন্য सर, ব্যাপার। बात ये हो जाता है ना कि हाँ, जगह कोई भी हो, फर्स्ट सैलरी सैलरी से ज्यादा इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट सैलरी, बाकी जो आगे आप हाँ, कुछ भी करो, फर्स्ट यस, सैलरी सैलरी से ज्यादा इमोशन होता है। जगह कोई सा भी, इंडिया हो, इंडिया से बाहर हो, कुछ भी जगह हो। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है सर। बात सिर्फ फर्स्ट सैलरी का नहीं है, मतलब फर्स्ट सैलरी के बाद में भी बहुत सारा सीन आएगा, ठीक है। तो जस्ट आप, मैं आपको बस ये फीलिंग दे रहा हूँ कि जस्ट फील करो आप कि जब से आपका अर्निंग स्टार्ट होता है, जब से आपका अर्निंग स्टार्ट है, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे या फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, जिस मंथ से आपका अर्निंग स्टार्ट होता है, मैं उस पर्टिकुलर अर्निंग मंथ से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि चलता क्या है एक इंसान के मन में, बस यही फीलिंग है। बाकी गलत सही वो सब बाद में आप समझ लेना, ठीक है। अभी आगे आगे मैथ्स आएगा तो आपको फीलिंग आ जाएगा सर कि रियल लाइफ में एक किस तरह से ये सब चीज़ों को टैकल करना है। डोंट वरी सर, अब देखो, नो डोंट वरी। अच्छा,
तो बेसिकली ये बताने के पीछे मेरा कोई और इरादा नहीं है, बस आपको इतना बताना था कि जो भी है आपको सारा खर्चा करना पड़ेगा सर, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। या आप चाह के भी मतलब खुद को पे करेंगे, ये करेंगे, ये सब बोलने में अच्छा लगता है, बट आप कभी ये सब जो आपका जरूरी चीजें हैं ना उसको तो करना ही पड़ेगा सर। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आई स्टिल हैड सम मनी लेफ्ट इन माय अकाउंट एंड वेरी लिटिल, कभी कभी तो बहुत कम भी हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। अब लोगों के मन में क्या है ना सर, ये देखो, ये इमेज से कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये बंदा सोच रहा है कि इतना सारा खर्चा हो गया, अब थोड़ा सा ही बचा, इसको क्या करें, है ना। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, इतना छोटा सा इन्वेस्ट करके क्या क्या उखाड़ लूंगा, हाँ, उससे अच्छा चलो इसको भी खत्म कर देते हैं। जेन्युइनली बताना, जो भी मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जो रियल फैक्ट है कि अगर किसी को 10,000 का भी अर्निंग होता है और लास्ट में उसके पास 100 रुपया पड़ा हुआ होता है, यहाँ 200 पड़ा होता है, उसको क्या लगता है 200 में क्या उखाड़ लेगा वो, मतलब 200 जमा के क्या कर लेगा, है ना। उससे अच्छा उसको भी खत्म कर देते, जमा के क्या होगा। क्या ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं हाँ होता। सर, मंथ एंड में ऐसा ही है होता है कि चलो 200 बचा है, अब तो 1 तारीख आने वाला है, 1 तारीख को फिर से तो पैसा आ ही जाएगा, चलो खर्च ही कर देते हैं। खर्च ही कर देते हैं, एग्जैक्टली सर। अब यहीं पर तो खेल है, यहीं पर खेल है। एक इन्वेस्टमेंट मतलब खुद का फंड, मतलब पर्सनल फाइनेंस को डेवलप करना, और साथ में एक एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, ठीक है। अब कैसे अपना हैबिट को बदलोगे और उसको किस तरह से लोगों को समझाओगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ध्यान से देखो, आगे आगे और भी कहानी में ट्विस्ट है। अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड सजेस्टेड दैट आई शुड इन्वेस्ट दैट मनी, ठीक है। मतलब जो भी छोटा मोटा पैसा आपके पास है, 200 500 अकॉर्डिंग टू योर इनकम, ठीक है। अगर आप 50,000 कमाते हो तो शायद 1000 आपको बहुत छोटा लगे, अगर आप 10,000 कमाते हो तो शायद 100 आपको छोटा लगे, ठीक है। तो डिपेंड करते भाई, इंसान टू इंसान, मतलब मैन टू मैन वैरी करेगा। I brushed away his advice, thinking that money left in my account was very little and would not make any difference whatsoever. However, I convinced myself that I would start saving next month onwards. और खुद को क्या बोलते हैं कि चलो भाई ये मंथ खत्म हो गया, नेक्स्ट मंथ से देखते हैं, यही बोलते हैं कि नहीं बोलते। बताना सर, जल्दी बताना, यस सर। है ना। तो एज प्रेडिक्टेबल एज इट कैन गेट, नेक्स्ट मंथ सिमिलर स्टोरी, अगला मंथ क्या होता है, सेम स्टोरी रिपीट होता है ना। नेक्स्ट मंथ में शायद आप माँ को साड़ी नहीं यस दोगे, सर। है ना। नेक्स्ट मंथ को शायद आप पापा के लिए कुछ नहीं खरीदोगे, इट्स नॉर्मल। बट आप वो वाला खर्चा कहीं और खरीदोगे, है ना, खुद के एंजॉयमेंट में लगा दोगे। शायद फर्स्ट मंथ आप खुद का एंजॉयमेंट को थोड़ा सा रोक के रखे थे, ठीक है, नहीं मेरे लिए कुछ नहीं। बट जैसे ही नेक्स्ट मंथ आ गया, अब पापा का सैलरी, पापा का गिफ्ट छोड़ो, माँ का साड़ी भी और जरूरी नहीं है, गर्लफ्रेंड को घुमाने तो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, वो अलग बात, या बीवी को भी समय देना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट आप फिर से सेम स्टोरी दोहराते हो थोड़ा दूसरे एंगल से। तो क्या चल क्या रहा है सर, आई स्पेंड ऑल दी सैलरी मनी एंड हैड नथिंग लेफ्ट टू सेव। बचा कुछ नहीं है सर, सेविंग कुछ नहीं बचता है लोगों के पास, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना सेविंग्स को बचा पाते हैं। नो पॉइंट्स ऑफ गेसिंग, दिस कंटिन्यूड फॉर इयर्स एंड आई नेवर सेव्ड डाइम, कुछ नहीं बचा पाते। इवन टुडे आई रिग्रेट डूइंग दिस, इवन नॉट जस्ट मी, ये सभी का कहानी है। इनफैक्ट दिस प्रोबेबली इज वन ऑफ द टॉप रिग्रेट्स इन माय लाइफ, आई विश आई हैड स्टार्टेड सेविंग अर्ली ऑन इन माय लाइफ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सर, समझने का कोशिश करना। अगर कोई इंसान अपने अर्ली लाइफ से सेविंग करना चालू करता है तो उसके जिंदगी में क्या बड़ा असर होता है, आपको ये आज समझने को मिलेगा। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको अभी कराता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अभी, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने के, कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। अच्छा, तो आई होप कि बहुत सारे लोग आपने जो भी सुन रहे हो, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू रीडिंग दिस may relate to everybody's story. We all brush aside saving money today because the amount of money we intend to save is very small. We all keep waiting to receive a sizable amount. हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई आज तो 10,000 कमाते हैं, ठीक है, थोड़ा सैलरी बढ़ने दो, 15,000 होने दो या फिर 20,000 होने दो, तो फिर जमा करेंगे, तब सेविंग करेंगे, है ना। लोग ऐसे ही सोचते सोचते जिंदगी बिता देता है कि थोड़ा बड़ा अमाउंट आए तो जमाएंगे, ये छोटा मोटा अमाउंट जमा के क्या होगा। ये लोगों का कॉमन परसेप्शन है, ये सर नो। सब हाँ बड़ा अमाउंट के साथ एक्सपेंस भी तो बढ़ता जाता है। हाँ, लेकिन ये तो वो सोचता नहीं है ना। जब जमा करने का टाइम आता है उसको लगता है छोटा अमाउंट जमा के क्या होगा, है उससे वो क्या, उसके मन में क्या फीलिंग आता है कि अभी छोटा मोटा है, इससे अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा 10-20 हजार आ जाए, 1 लाख आ जाए, तब जमाएंगे, ठीक है, तब सेविंग करेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, टाइम तो बीतते जाता है और उसका फाइनेंशियल प्लान कुछ नहीं बन पाता, फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं हो पाता। तो दिस नेवर हैपेंस एंड अनफॉर्चुनेटली वी स्टार्ट सेविंग, मतलब वी नेवर स्टार्ट सेविंग इन लाइफ।
मतलब 90% लोगों का जिंदगी तो ऐसे ही बीत जाता है सर, कभी और जिंदगी में सेव ही नहीं कर पाया। आप देखो सर, फाइंड आउट करो अपने अपने सोसाइटी में, अपने अपने फैमिलीज में, आपको दिख जाएगा, खुद के अंदर झांको दिख जाएगा। अब यहीं पर खेल आता है सर, एडवाइस, ठीक है, यहीं पर एडवाइस आता है कि एज एन एडवाइजर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, लोगों को कैसे समझाओगे, लोगों का नस को कैसे पकड़ोगे। हियर इज एन एडवाइस, इवन इफ इट इज स्मॉल अमाउंट, सेव इट, छोटा सा भी है सेव करो, दिस विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन योर फाइनेंशियल लाइफ। अब इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब एक इंटरेस्टिंग मैथ्स है, रियल लाइफ मैथ्स है, रियल लाइफ, हाँ, मतलब मैथ्स मतलब बेसिकली बिजनेस मैथ्स। आप लोगों को ऐसा फीलिंग आएगा कि एकदम जिंदगी के साथ कनेक्टेड करने वाला। 3 सिस्टर की कहानी, सुनिएगा ध्यान से, हाँ, आई होप कि आप सभी को ही सुन रहे हो। सोइकत का मुझे आवाज नहीं आ रहा है, सोइकत आपको स्टोरी समझ में आ रहा है ना, जस्ट एक बार कंफर्म करना। एकदम एकदम। ओके, तो ये 3 बहन की कहानी है सर, 3 सिस्टर्स, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। ये 3 बहन आपको समझाएंगे, 3 बहन और उनका पापा, ठीक है। तो बेटी और पापा की कहानी, कहानी में क्या है, अच्छा ये तीनों ट्रिपलेट है, मतलब जैसे होता है ना सर, मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, मतलब दुजोन होले की बोले, ट्विंस, जैसे ट्विंस होते हैं ऐसे ये ट्रिपलेट है, मतलब ठीक है, तीनों इक्वल एज के हैं, सेमी टाइम पे जन्मा है, काइंड ऑफ दैट, ठीक है, 3 बहन। The father had triplet daughters. On her 20th birthday, the father declared that he would pay each daughter a sum of rupees 50,000. पापा ने क्या डिक्लेयर किया उनके जन्मदिन पे, मतलब 20th बर्थडे में पापा ने डिक्लेयर किया कि हर जन्मदिन में 50,000 करके उनको देंगे, एवरी बर्थडे, टिल दे वर 65 years old, जब तक उनका एज 65 साल तक का नहीं हो जाता। दे वर फ्री टू यूज दिस मनी इन विच एवर वे दे वांटेड, और ये पैसा वो अपने मर्जी से यूज कर सकता है। They were free to use this money in whichever way they wanted. जैसा मर्जी वैसा खर्चा करे, लेकिन 50,000 करके पापा अपने तीनों बेटी को देगा। कोई गलती नहीं है, पापा अपने जगह में तीनों बेटी को समान, मतलब एकदम इक्वल लेवल में देख रहे हैं, लेकिन ये भी बताया कि अपने अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। As a good father, he also suggested to his daughters that they could invest this money, suggest किया कि they could invest this money in promissory note, या फिर आप इसको, promissory note क्या होता है ना, ये अकाउंट्स में हम लोग बहुत यूज करते हैं, इट्स लाइक किसी को पैसे का जरूरत है तो आप उनको एक promissory note लिख के देते हो, इट्स लाइक जैसे चेक होता है ना आज के डेट में, जैसे पुराने जमाने में promissory note का बड़ा यूज होता था, आज भी चलता है कंपनी लेवल में, बड़े लेवल में। promissory note, किसी को पैसा का जरूरत होता है, उनके पास पैसा नहीं है, आप उनको एक प्रॉमिसरी नोट देते हो और उनको अमाउंट देते हो, और बाद में आपको विथ इंटरेस्ट रिटर्न करता है, सिंपल इतना सोच लो। अगर आपको प्रॉमिसरी नोट से दिक्कत हो रहा है, आप कोई म्यूचुअल फंड या फिर बैंक में जमा करने के बारे में भी सोच लो, बस इतना सोच लो कि जहां पर 12% रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है, बस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल वे में कि आप ऐसे एक जगह में आपका पैसा को पार्क करते हो, ऐसे जगह में पैसा को इन्वेस्ट करते हो जहां पर आपको 12% रिटर्न मिलता है, बस इतना समझ लो सर, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। और जो पैसा आपका कंपाउंड होता है ईयर ऑन ईयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपाउंडेड ईयर ऑन ईयर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर मतलब हर साल 12% करके कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग का बड़ा सिंपल मतलब होता है, ऐसे कंपाउंडिंग रिलेटेड बहुत सारा बात करना है आपसे, बट अगर मैं आपको सिंपल बोलूं कि कंपाउंडिंग क्या होता है, इफ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज इन एनी फंड, ओके, और 100 रुपीज पे अगर 12% आपको मिलता है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, यू ऑल नो फ्रॉम स्कूल लेवल, 100 का 12% कितना होता है, 12 है ना। तो फर्स्ट 1 ईयर में आपको कितना मिला, फर्स्ट ईयर में 12 रुपीज मिला, है ना, तो आपका जो टोटल कैपिटल है वो अभी कितना हो गया, 112। 112। अब नेक्स्ट ईयर भी आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इस बार 100 के ऊपर नहीं, 112 के ऊपर। 112 पे मिले, कितना होगा 112 पे 12%, बोलिए कोई भी, 112 पे 12%, 13.44, तो आपका कॉर्पस क्या हो गया 125.44। फिर नेक्स्ट ईयर आपको फिर से 12% मिलेगा, अगर चलता जाता है आपका पैसा, अगर तो मतलब डिपॉजिट है, तो इस तरह से आपका कंपाउंडिंग होता जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है जिसमें आपको हर साल इस अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा। मैं आगे आगे आपको इसका प्रैक्टिकल यूज दिखाता हूँ, डोंट वरी, बड़ा सिंपल अरिथमेटिक है आज, ठीक है, लेकिन ये सिंपल चीज भी आपको दिमाग खाएगा सर, देखो ना। कई बार क्या होता है, कभी कभी सिंपल चीज नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और उसका
फल बहुत बड़ा हो जाता है। सिंपल चीज को इग्नोर नहीं करना है। कभी कभी सिंपल थिंग भी ना हमें बहुत बड़ा रिटर्न देके जाता है। और कभी कभी हम लोग ना सोचते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ करना पड़ेगा तब शायद कुछ होगा, लेकिन ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कंपाउंड ईयर ऑन ईयर, ये कंडीशन पापा ने दिया अपने बेटी को कि भाई आप चाहो तो ये सजेशन ले सकते हो, इज ए कंडीशन दैट वंस इन्वेस्टेड दे वर प्रोहिबिटेड टू विथड्रॉ दैट मनी टिल दे टर्न 65। कंडीशन क्या दिया समझ गए सर? हेलो, कंडीशन क्या दिया कि अगर एक बार आप डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, आप और पैसा विथड्रॉल नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आप 65 का ना हो जाते हो। यहां तक क्लियर है बात? प्लीज टेल मी। कौन सा पैसा जो 50,000 करके देगा? यस, जो 50,000 करके उनका पापा उनको देगा, वही पैसे को उसको इन्वेस्ट करना है। वही पैसा को इन्वेस्ट करना है 12% रेट में। अगर सजेशन है, ठीक है, मतलब मैंडेटरी नहीं किया पापा ने। हाँ, पापा ने करना चाहता हो तो कर सकते हो, नहीं तो तुम खर्च कर सकते हो। तुम खर्च कर सकते हो, सिंपल कहानी है, ठीक है। मतलब लेकिन अगर एक बर्थडे पे आपको पैसा दिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको हर बर्थडे पे अब करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, 50,000 करके पापा हर बर्थडे को देगा तुम्हें। हाँ 20th बर्थडे में बता रहे कि आपको हर बर्थडे को मिलेगा 50,000 करके। हाँ, मतलब 20वें बर्थडे, जैसे आज मैं 20 साल का हुआ, मेरे पापा मेरे को क्या कहते हैं 50,000 रुपए दिए और हाँ, बोले हैं कि जब तक मैं 65 का होऊंगा हर बर्थडे पे तुमको 50,000 रुपए दूंगा। तो यस। अगर मैंने इस साल पे अपना 50,000 रुपए अगर डाल दिया प्रोमिसरी नोट में तो क्या मेरे को हर साल डालना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, हर साल डालना मैं पड़ेगा नहीं, वही मतलब पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, बात यहाँ पर ये जो विड्रॉल का बात जो है, मतलब अगर तुम पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, और उसको मतलब एक बार अगर कोई पैसा तुम इन्वेस्ट कर दिया, चाहे सपोज मानो इस साल का 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो वो 50,000 तुम विड्रॉल नहीं कर सकते, सिंपल बात है। अच्छा, जब तक पापा 65 के नहीं होंगे तो इस साल जो पापा मैंने नहीं, किया है। पापा नहीं, आप खुद। अच्छा मैं पापा नहीं, तुम्हारा फाइनेंशियल प्लानिंग हो रहा है, ठीक है। पापा तुम्हें फाइनेंशियल प्लान करना सिखा अच्छा रहे हैं, ठीक है। टिल दे टर्न 65, दे मतलब कौन? दे मतलब वो बेटी लोग, ठीक है। टिल दे टर्न 65, ठीक है। अच्छा देखो सर, अभी देखो ध्यान से देखो। ऑल्दो दे वर ट्रिपलेट्स, ये लोग तीनों ट्रिपलेट्स है, मतलब तीनों एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के देखते हैं, एक ही तरह एज भी सिमिलर है, बट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी एंड सेविंग्स वर वेरी डिफरेंट। इनका पैसे की तरफ इनका जो सोच है ना, वो सबका अलग अलग है। होना भी चाहिए, सबका इक्वल सोच नहीं होता सर, है ना। जैसे मैं अभी आपको क्लास में बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप लोग 4 जन 5 जन जितना भी क्लास में हो, 3 जन, क्या सब कोई सेम तरह से सोचोगे? ऐसा जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकता है। तो जो भी हो, नाउ ये ईच डॉटर का ऊपर है कि वो लोग अपने पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करेगा, ठीक है। हाउ हियर इज हाउ ईच डॉटर यूटिलाइज दिस मनी। तो चलो देखते हैं। द फर्स्ट डॉटर, अब यहाँ पर खेल देखो सर, धीरे धीरे खेल बदल रहा है, ठीक है। अब पहला डॉटर का केस क्या है? द फर्स्ट डॉटर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग राइट अवे, दैट इज ऑन हर 20th बर्थडे। मतलब जो पहला बेटी है ना, उनको पापा का आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो बहुत एक्साइटेड हो गया, ठीक है। और वो फर्स्ट फर्स्ट मतलब बर्थडे से ही, मतलब 20th बर्थडे से ही उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। सी इन्वेस्टेड द फर्स्ट 950,000, फर्स्ट 950,000 मतलब फर्स्ट 9 years that she received in the promissory note, and then the remaining 50,000 that she received were all spent on frivolous thing। frivolous thing मतलब बेकार की चीजों में खर्चा किया। मतलब फ्रॉम 20th बर्थडे से लेके 28th बर्थडे, हिसाब करो 9 बार होगा, ठीक है। मतलब 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यस सर। ऐसे काउंट करने से 9 टाइम्स ही होता है। तो ऐसे फर्स्ट 9 बार, फर्स्ट 9 बार उन्होंने अपना पैसा को इन्वेस्ट किया सर प्रॉमिसरी नोट पे, ठीक है, जिसमें 12% रिटर्न मिलता है। लेकिन उसके बाद वो फ्रीवॉलस थिंग पे अपना पैसा अप टू 65th बर्थडे तक बेकार की चीजों में खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाया। लेकिन जो पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया वो विथड्रॉल नहीं कर सकते। आप बात समझ गए सर? जो पैसा बेटी ने एक बार लगा दिया, फर्स्ट बेटी ने, वो और विथड्रॉल नहीं कर पाएगा। मतलब वो जो 9 अमाउंट है ना, 9 कब तक विथड्रॉल नहीं कर पाएगा? जब तक उसका एज 65 का ना हो जाता है। पहला बेटी का केस क्लियर है सर? केस क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी दूसरा बेटी यस का सर। केस अलग होगा। अब आता है सर सेकेंड डॉटर। दूसरा बेटी क्या करता है? इनिशियली स्पेंड ऑल दी मनी सी रिसीव्ड, शुरू में वो अपना सारा का सारा पैसा खर्चा करना चालू कर दिया, ठीक है।
हाउएवर जैसे उनका एज 20th बर्थडे पे आया, ठीक है, मतलब पहला 8 साल 9 साल, ठीक है, उसने पूरा खर्चा किया, एकदम मस्ती से खर्चा किया, लेकिन 28th बर्थडे से उसको थोड़ा सा सीरियसनेस आ गया, ठीक है, कि नहीं ऐसा खर्चा करना नहीं चाहिए, फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। तो फ्रॉम 28th बर्थडे ऑनवर्ड्स उसने थोड़ा बहुत लिटिल बिट सीरियसनेस लाया अपने अंदर, और उसे डिसाइडेड टू सेव द सेम अमाउंट एज अदर सिस्टर्स, मतलब पहला बहन की जैसा, ठीक है। सो सी सेव 50,000 फ्रॉम हर 28th बर्थडे टिल हर 36th बर्थडे। लेकिन ज्यादा देर तक अपने आप को ना टिका नहीं पाया, लेकिन फिर भी कब तक किया, फ्रॉम 28 टू 36, अगेन 9 ईयर्स, ठीक है, मतलब 9 बार उन्होंने अपना 50,000 को इन्वेस्ट किया। एंड द मनी सी रिसीव्ड फ्रॉम 37th बर्थडे टू 65th वाज स्पेंट, मतलब 37th के एज से 65 के एज तक जो भी रिसीव हुआ उनको, वो पूरा का पूरा खर्चा ही कर दिया। अब बात आता है तीसरा बहन की, ठीक है। अब जो तीसरी बहन है, इज अ बिट कैजुअल टिल 28th बर्थडे, मतलब 28 तक इन्होंने कुछ नहीं सोचा, कोई सीरियसनेस नहीं है, चुपचाप जो भी पैसा पापा से मिलता था, सी स्पेंड ऑल द मनी सी रिसीव फ्रॉम हर डैड। हाउएवर ऑन अ 28th बर्थडे सी गॉट अ लिटिल सीरियस, जैसे उसका दूसरी बहन ने है ना सर, दूसरा बहन जैसे सीरियसनेस आया था, सेकेंड सिस्टर, थर्ड सिस्टर भी ना सीरियस हो गया, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 50,000 कैश ऑल द वे अप टू 65 ईयर्स। क्या क्या मतलब डिटर्मिनेशन है सर, हेलो, आप समझ रहे हो? थर्ड सिस्टर के डिटर्मिनेशन देखो सर, एक बार डिसाइड कर लिया तो 65 ईयर्स तक हर साल पापा का जो बर्थडे वाला गिफ्ट है ना उसको इन्वेस्ट करता गया। तो समरी क्या हुआ, समरी क्या हुआ, बोलो सर। यहाँ पर एक एक्सेल सीट है, आपको नोट शेयर करूंगा, डोंट वरी, तो आपको मिल जाएगा। समरी क्या हुआ, आप लोगों को नोट दिख रहा है, ये दिख रहा है सर, ये सीट दिख रहा है कि नहीं, बताइए एक बार। यस सर। ओके, देखिए सिस्टर 1 की कहानी, सिस्टर 2 की कहानी एंड सिस्टर 3 की कहानी, ठीक है, ये 3 होगा गलती से, ठीक है, ये 3 होगा। सिस्टर 1 जो है वो 20th बर्थडे से लेके 28th बर्थडे तक 50,000 तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद जितना पैसा उनको मिला सब 65 तक खर्चा करता गया। सिस्टर 2 अप टू 28 तक उन्होंने सारा का सारा खर्चा कर दिया, लेकिन फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स उन्होंने अप टू 36 तक इन्वेस्ट किया, ठीक है। लेकिन तीसरा बहन जो है वो भी सेम टू सेम जस्ट लाइक ए सिस्टर 2, वो भी अप टू 27 तक सारा का पैसा खर्चा, लेकिन फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स इतना सीरियसनेस आया कि 65 तक सीरियसनेस गया ही नहीं सर, 65 तक उसका सीरियसनेस गया ही नहीं, पूरा का पूरा पैसा 65 तक इन्वेस्ट करता गया। ये सीट अगर समझ में आ गया तो फिर आगे का कहानी बताएंगे, इसमें हुआ क्या, प्लीज टेल मी सर। ये तीनों बहन का इन्वेस्टमेंट का कहानी अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे का कहानी बताएंगे, क्लियर प्लीज। ओके, यस सर, क्लियर। ओके, सुमित क्लियर की नहीं? হ্যাঁ দাদা। দেখতে পাচ্ছি না, নিমেষ মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য নেই। ओके, ठीक है, देखो अब खेल क्या बनता है, देखो फर्स्ट सिस्टर सेव फॉर द फर्स्ट 9 इयर्स, मतलब फ्रॉम 20th बर्थडे टू 28th बर्थडे, अगेन यहाँ पर थोड़ा अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया सर, ठीक है। अच्छा, तो 9 ईयर तक जो सेविंग इन्होंने किया, 9 ईयर तो जो सेविंग इन्होंने किया, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 50,000 करके 4,50,000। 4,50,000 पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ 4,50,000। तो इन्होंने कितना सेव कर लिया 9 साल में, 9 साल में 4.5 लाख, ठीक है। सेकेंड सिस्टर की तरफ बढ़ते हैं, इसका भी कहानी सेम ना। सेकेंड सिस्टर कहानी इसलिए सेम है, देरी से स्टार्ट किया। पहला सिस्टर का एक कहानी याद रखिएगा सर, 20th बर्थडे से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, अर्ली स्टार्टर है ये, पापा ने बोला ये भी सुन लिया। लेकिन सेकेंड सिस्टर अर्ली स्टार्टर नहीं है, लेट स्टार्टर है, ठीक है, देरी से स्टार्ट किया सर, ठीक है, लेट, देरी से स्टार्ट किया, 28 में ही स्टार्ट किया, लेकिन 36 में जाके खत्म हो गया इसका जज्बात, ठीक है, जो जितना जोश के साथ स्टार्ट किया था 36 में जाके जोश खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ ईयर का बात करूं तो इसका भी सेम टू सेम है 9 ईयर्स, तो 9 ईयर्स इंटू 50,000 करके इसका भी सेम कहानी, कितना सेविंग कर लिया, हेलो 4,50,000। अगेन सेकेंड सिस्टर का भी सेविंग सेम है,
सेम कहानी है, लेकिन थोड़ा टाइप मतलब कहानी में सीरियसनेस आ गया। क्यों? क्योंकि तीसरी बहन जो है, इन्होंने 28 बर्थडे में लेट स्टार्ट किया, बट इसका स्टार्ट करने के बाद और ये रुका नहीं, और एकदम 65th बर्थडे तक अपने आप को पूरा फुल कंट्रोल में रखा और जमाया सर पैसा। कितना जम गया देखो ना एक बार काउंट करके, फ्रॉम 28 टू 65 कितना होता है? 1 करोड़ 20 नहीं, ये अमाउंट तो 19 लाख हो रहा है, 19 हाँ। लाख है ना। मतलब हाँ। कितना साल पैसा जमाया, वही मैं पूछ रहा हूँ। 38। हाँ 38 ईयर्स हाँ और 65 माइनस 28 से स्टार्ट किया, मतलब 37, और 28 से स्टार्ट किया इसलिए +1 38, तो 38 इंटू 50,000 19 लाख। ओके, मतलब अब अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, रुको, ये तो बस पैसा सेव कर रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट तो हुआ ही नहीं है रुको, ठीक है, अभी भी इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। लेकिन अगर इस सिचुएशंस में अगर आप देखो, मोस्ट डिसिप्लिन कौन बना सर? सबसे डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट किसका है? थर्ड वाले का। थर्ड वाले का। ध्यान से सुनिएगा, सबसे स्टार्टिंग मतलब सबसे पहले कौन स्टार्ट किया? फर्स्ट सिस्टर। सेकेंड सिस्टर सबसे इनडिसिप्लिन है ना, मतलब सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन अगर इनमें से कोई है तो सेकेंड सिस्टर है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है सर, देखो अब एक सवाल है आपके सामने। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ, ऑन द 65th बर्थडे व्हिच सिस्टर डू यू थिंक वुड हैव सेव्ड द मोस्ट? क्या लगता है आप लोगों को, जब 65th बर्थडे आएगा इनमें से सबसे ज्यादा पैसा किसका होगा? प्रथम फास्ट थर्ड वाले का। फास्ट शिवम का कहना है थर्ड, सही तो? सुमित का कहना है फर्स्ट। हाँ सुमित, 100% श्योर तू? 100%। चलो, सुमित का कहना है फर्स्ट वन, ठीक है, सुमित फर्स्ट के साथ है। मैं सोइकौत से भी एक बार पूछना चाहूंगा, सोइकौत आप भी बता दीजिए क्या लगता है आप लोगों को, बस इतना बताना मुझे। नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है अर्ली स्टार्टर का, इस हाँ। हिसाब से लग रहा है कि पहला वाला होगा। बट ये जो कंसिस्टेंसी है ये थर्ड वन का, और उस हिसाब से लग रहा है थर्ड वन होगा। सो पता नहीं है क्या होगा। सो वेरी वेरी ट्रिकी एरिया। ओके, चलिए देखते हैं कि फर्स्ट वाला होता है कि थर्ड वाला होता है। सेकेंड सिस्टर तो कंपटीशन में नहीं है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं ना कि क्या खेल है इसमें और क्या कैलकुलेशन है। मैं दोनों बताऊंगा आपको कि क्या कैलकुलेशन है और क्या कॉन्सेप्ट है, आपको दोनों समझ में आएगा। अच्छा, रिमेंबर वंस द मनी गेट्स इन्वेस्टेड प्रॉमिसरी नोट, मतलब व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट, चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, म्यूचुअल फंड हो, व्हाटएवर, इट गेट्स लॉक्ड टिल द 65th बर्थडे। मतलब एक बार पैसा इन्वेस्ट हो गया तो 65वां बर्थडे तक ये जमा रहेगा वहीं पर। एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रॉमिसरी नोट गिव्स अ 12% कंपाउंड रिटर्न ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ये बात भूलना नहीं है, 12% रिटर्न मिलता है। कुछ देर सोच लो और फिर सोचना चालू करो और कैलकुलेट करना चालू करो। Chances are here is how would you think about this? The first sister saved too little very early on, बहुत ही कम सेव किया उन्होंने। So she would have saved, she would not have saved much, ज़्यादा सेव तो नहीं कर पाया। Second sister भी very little randomly, so he may not have much on her 65th birthday. Third sister, although started late, she saved quite a bit and continued to save for the entire duration. Hence, she must have the highest savings on her 65th birthday. Must have, क्योंकि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन अगर किन्होंने दिखाया तो वो तीसरा सिस्टर है। इट इज एक्सपेक्टेड, है ना, इट इज एक्सपेक्टेड कि थर्ड सिस्टर का ही सबसे ज्यादा होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी एक्सपेक्टेशन तो वही है। लेकिन कहानी कहाँ तक जाएगा देख लेते हैं एक बार। दिस इज एक्सपेक्टेड, इनफैक्ट आई वुड सरप्राइज इफ इट इज एनीथिंग एल्स। अगर कुछ दूसरा होता है तो ये सरप्राइज का ही बात होगा, लेकिन ये सरप्राइज क्यों आता है ये आपको मैं बताता हूँ। लुक एट हियर, एज वी ह्यूमंस सी थिंग्स इन अ वेरी लीनियर फैशन। जैसे ये सिंपल बात है, लीनियर फैशन क्या होता है? ये जो फर्स्ट सिस्टर, सेकंड सिस्टर और थर्ड सिस्टर की कहानी है, इसमें थर्ड सिस्टर के पास ही ज्यादा पैसा होगा, ये लीनियर फैशन है ना। मतलब कोई भी इंसान सीधा सीधी, लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन, हाँ। ठीक है, कोई भी इंसान स्ट्रेट सीधा लाइन में हम सीधी, देखेगा कि ज्यादा पैसा है तो ज्यादा इंटरेस्ट उस पर मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बताएगा। हाँ, तो ये लोगों का नॉर्मल सोच है ना, कोई भी आम आदमी यही बात करेगा, है ना, कोई भी इंसान यही बात करेगा। फिर तीसरा भाई इसमें क्या रॉकेट साइंस है,
यहीं पर वी इक्वेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ आवर सेविंग्स, इसी में फ्यूचर वैल्यू और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आता है। टू द अमाउंट ऑफ मनी सेव टुडे, कितना पैसा आप आज जमा करते हो। बट देयर आर टू अदर वेरिएबल्स एट प्ले हियर, टाइम एंड रिटर्न, समय और उसका रिटर्न, दोनों बहुत कीमती है। ये फाइनेंस में ना टाइम बहुत कीमती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसीलिए मैं बार बार बात करता हूँ, जो लोग चार्टर्ड का पढ़ाई करते हो, सीएस का पढ़ाई करते हो या सीएमए का पढ़ाई करते हो, उन लोगों को मैं क्या पढ़ाता हूँ वहाँ पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, है ना शिवम, तेरे को तो पता ही होगा, सुमित को भी पता होगा, क्या रे, यस सर। है ना। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत जोर का चर्चा होता है, बहुत जोर का। तो आगे बताऊंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसका खेल देख लेते हैं। बोथ ऑफ दिस व्हेन कॉन्वोकेटेड टुगेदर वर्क्स इन ब्यूटीफुल नॉन लीनियर वे। अब जब ये टाइम एंड रिटर्न का बात आता है ना, अब ये दोनों चीज जब मिट करता है ना, तो ये ना नॉन लीनियर वे में काम करता है। नॉन लीनियर वे मतलब आप समझ ही रहे हो कि जो स्ट्रेट लाइन में हमें फीलिंग हो रहा है ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि टाइम एंड रिटर्न किस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो हियर हाउ द नंबर स्टेक अप फॉर द थ्री सिस्टर प्रॉब्लम, ठीक है। थ्री सिस्टर का ये जो प्रॉब्लम है किस तरह से काम करेगा। थर्ड सिस्टर सेव 19 लाख, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा, which grows to a massive 3.05 करोड़। पॉइंट टू बी नोटेड सर, क्या आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हो कि 3.05 करोड़ कैसे आया, कोई भी मुझे, ये 3.05 करोड़ कैसे आया बता सकते हो क्या? कैलकुलेटर ओपन करो तुम्हारा। मेरा कैलसी ओपन करो, मैं करता हूँ, रुक जा। कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या, किसी का अनम्यूट है? एक मिनट रुको, मेरा पेन में फिर से कुछ प्रॉब्लम, क्या हो जाता है इसको, फिर से एक बार लग रहा है रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा बहन का सेविंग्स कितना है, 19 लाख। क्या बता रहा है कि विच ग्रोज टू अ मैसिव 3.05 करोड़। ये भी कैलकुलेट करूंगा, लेकिन ये 3.05 करोड़ कब बनेगा, जब वो 65 का हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड सिस्टर का भी देख लेते हैं एक बार, क्या हिसाब है इसका। सेकेंड सिस्टर सेव कितना किया, 4.5 लाख, है ना शिवम, तो नहीं बताया। सेकेंड सिस्टर Yes, sir. 4.5 लाख किया, which grows to an impressive 1.98 crore by the time she turned 65. But first sister उन्होंने 4.5 लाख सेव किया, however she ends up with a whopping 4.89 crore। कैसे कैसे हो गया सर ऐसा? क्योंकि वो जो स्टार्टिंग अर्ली से जो सेव की थी, तो उसका तो पूरा उतने साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट लगता गया ना उस अमाउंट पे जो उसने सेव किया, इंटरेस्ट तो नहीं रुका। और Exactly. इन्होंने अर्ली स्टेज पे नहीं किया था, और इसीलिए उनका देर से वो कंपाउंड, मतलब लेट से स्टार्ट किया था तो लेट से, बीच वाली ने छोड़ दिया इसलिए अमाउंट कम था। अगर बीच वाली भी, अगर लास्ट वाली थोड़ा कम करती तो बीच वाली आगे निकल जाती, पर उसने कंटिन्यू किया ना, मेन उसका वहां पे प्रॉफिट हुआ, मतलब उसने देखो कंटिन्यूटी रखा। हाँ, मतलब 4.5 लाख ही सेव किया, लेकिन इतना अर्ली स्टार्ट करने के कारण उसको बहुत जोर का फायदा हुआ। लेकिन ये फायदा कैसे हुआ, इसका कैलकुलेशन भी तो देखना पड़ेगा ना, सिर्फ वैसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा कि सर कैसे हुआ वो भी तो बताएं। हाँ, तो जैसे सुमित मेरे को ऑलरेडी ऑर्डर दे के रखा है कि दादा कैलकुलेटर ऑन करो। एक मिनट सुमित, मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ। तो अभी देखना है सर, ठीक है, आप लोगों को मैं बताऊंगा, अभी कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। कॉपी पेन, आज कॉपी पेन का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के साथ सिखाऊंगा, ठीक है, रियल एप्लीकेशन के साथ लिख लिख के सिखाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, तो क्या खेल है यहाँ पर, मुझे पहले प्रूव करना है तीसरा सिस्टर का कैलकुलेशन। 19 लाख सेविंग्स तो उन्होंने किया, बट इनका जो अमाउंट है ये 3.05 करोड़ हो जाएगा 65 में जब पहुंचते हैं। सेकेंड सिस्टर का अमाउंट हो जाएगा 1.98 करोड़ में जब इनका एज 65 का हो जाता है, और फर्स्ट सिस्टर का 65 में जब पहुंचता है तो कहता है कि 4.89 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, बल्कि वो सेविंग्स 4.5 लाख का ही कर पाया, बाकी पैसा उन्होंने खर्चा कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी वो 5 करोड़ तक क्यों कैसे पहुंच गया, दैट इज द क्वेश्चन ना। तो पहले थर्ड सिस्टर का कर लेते हैं, तीनों स्टोरी को मैं अलग अलग करके नोट डाउन करता हूँ, ठीक है। आप भी चाहो तो मेरे साथ साथ कर सकते हो, छोटा मोटा ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। थर्ड सिस्टर, सेव कितना किया, प्लीज हेल्प मी थोड़ा। 19 लाख। 19 लाख, ओके ओके।
अच्छा, थर्ड सिस्टर का इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट हुआ? 28 एज में। 28 से कब तक करता गया? 65 तक। 65 से 28 का डिफरेंस कितना हुआ? 38 ईयर्स। 38 ईयर्स। 38 साल तक इसने इन्वेस्ट करता गया, ठीक है, अपना 50,000 अमाउंट, 50,000 एवरी ईयर। हाँ, याद रखिएगा 50,000 एवरी ईयर फ्रॉम 28 से लेके 65 तक। अगर जो लोग कभी पहले फाइनेंस पढ़े हो, चाहे बीकॉम में हो, सीए में हो, सीएमए में हो, जस्ट मुझे एक बार बता सकते हो, या फिर स्कूल लेवल में भी कई बार सिखाया जाता है, जब इक्वल अमाउंट हर साल इन्वेस्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इक्वल अमाउंट एवरी ईयर, इसको क्या बोलेंगे? इक्वल अमाउंट, एन्युटी। थैंक यू सर। जब इक्वल अमाउंट एवरी ईयर इन्वेस्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड एन्युटी। आरडी जैसा भी हो गया ना, रिकरिंग डिपॉजिट टाइप, है ना, एवरी ईयर 50,000। और इसके लिए जो कैलकुलेशन फाइनेंस प्रोवाइड करता है ना, इसको एन्युटी, एन्युटी फाइनेंस बोलते हैं इसको। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? सुमित चल बता। 12 डिवाइडेड बाय 100 হবে। ओके, अच्छा, इंटरेस्ट भी मैं बता देता हूँ एक बार आपको, 12% इंटरेस्ट। हाँ, माइंड मैप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, माइंड मैप बना लेते हैं। हाँ, 28 बर्थडे में स्टार्ट किया। सुमित थोड़ा म्यूट कर, बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है। मैं बता, फिर से पूछता हूँ तेरे को, रुक जा। बर्थडे 28 का है और चलेगा कब तक? 65th बर्थडे तक, है ना। माइंड मैप बना लीजिए। इंटरेस्ट कितना है? 12% का। यहां तक क्लियर है ना? अच्छा, एवरी ईयर 50,000 करके दे रहा है, एवरी ईयर 50,000, ठीक है ना। अच्छा, ये एनुइटी तो है, बट किस तरह का एनुइटी है? प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू? एनुइटी बहुत तरह का होता है, मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ, फ्यूचर वैल्यू। दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इज लाइक दैट कि मेरे को एवरी ईयर कितना करके मिलेगा, उसके लिए मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना है। बट मुझे 28 का बर्थडे का हिसाब चाहिए कि मुझे 65 के बाद कितना मिलेगा, वो चाहिए। सो एक और प्लीज मुझे थोड़ा आप बता सकते हो कि हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट में कितना इन्वेस्ट करना है ये चाहिए, कि 65 के बाद मुझे कितना मिलेगा ये चाहिए? नहीं मिलेगा। 65 के बाद मुझे कितना मिलेगा? एवरी ईयर 50,000। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ आपको मैं डिटेल्स में सिखाऊंगा, बट अभी मैं थोड़ा कैलकुलेटर में इसको दिखा रहा हूं आपको। और इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा लिख के देता हूं, ठीक है। इसके लिए फाइनेंस में जो मैथ्स यूज किया जाता है ना, इसका डिफरेंट फॉर्मूला होता है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए तो फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं होता। प्रेजेंट वैल्यू के लिए वी डोंट नीड अ फॉर्मूला, बिकॉज वो तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। बट जब बात आता है फ्यूचर वैल्यू का, तो थोड़ा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, प्लस आई डिवाइडेड बाय 100 और आई के ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स। ए डिवाइडेड बाई आई, यही है ना। हाँ, ब्रैकेट में क्या देंगे? 1 प्लस आई होल टू द पावर डिवाइड। एन हाँ, और माइनस 1, 1 ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पुट करना है। ए फॉर क्या है? अमाउंट। ए इक्वल्स टू अमाउंट, दैट इज 50,000। देख के पता लग रहा है। आई मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। और 1 मतलब 1 प्लस आई का मतलब ये होता है कि 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, आई रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट को, एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ईयर, कितना दिन मेरा पैसा मार्केट में यूज होगा, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ ईयर। और ये -1 किस लिए? ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर पहले ऐड किया गया था, फिर उसको माइनस करके एक्चुअल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए -1 को फिर से यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले इसको ऐड किया जाता है, फिर से उसको -1 करके जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको डिनोट करने के लिए। तो दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ओके, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो क्या करेंगे इसको? पहले देखिए, इसको मैं कैलकुलेटर में करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये 1 प्लस आई होल टू द पावर एन को कैलकुलेट करना है, वहां से -1 को कैलकुलेट करना है, जो अमाउंट आएगा उसको 50,000 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट करना है। मतलब इंटरेस्ट मतलब 12%। 12% को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 0.12, है ना, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? 12/100
मतलब 0.12। दिस वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स, है ना, बेसिक है ना, मतलब बेसिक मैथ्स है। चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे सुमित, सबसे पहले 12% रेट जो है उसको करेंगे ना, 12 डिवाइडेड बाई 100, तो करने से क्या आ गया 0.12, এটাই বলছিলি তো সুমিত? হ্যাঁ দাদা। +1 क्यों, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड कर दिए, है ना, तो 1.12। नाउ दिस 1.12 का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू एनुइटी फैक्टर। तो इस 1.12 ध्यान से देखिए सोइकॉट, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ना नॉर्मल लगेगा। 1.12 इसको ना फ्यूचर में जाना है, तो फ्यूचर में जाना है तो इंटू करेंगे कि डिवाइड करेंगे? इंटू इंटू इंटू, सिंपल इंटू करना है। तो ये कॉमर्शियल कैलकुलेटर है। अब कोई बोलेगा सर हम तो साइंटिफिक में कर लेंगे, लेकिन एक बात बता दूं, आप लोगों का जो एग्जाम है ना, ये सब कॉमर्शियल एग्जाम है, ठीक है, चाहे चार्टर्ड का हो या एनआईएसएम का हो, आपको कॉमर्शियल कैलकुलेटर ही यूज करना है, साइंटिफिक नॉर्मली अलाउड नहीं होता है, ठीक है। सो आपको इसको कॉमर्शियल में ही करना है। और उसके भी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कॉमर्शियल में करेंगे ना, आपको पूरा रास्ता समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो 1.12 को इंटू करेंगे, और इंटू करने से इंटू काउंट होता है कॉमर्शियल में, चाहे वो आप कोई भी कैलकुलेटर यूज करो, लाइक ऐसे सिटीजन का, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑरपैट का, ठीक है, या फिर कैसियो का, उसमें यही कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। तो 1.12 जैसे इंटू कर दिया, एक काउंट हो गया, और कितना बार करें, इक्वल, मतलब टू दी पावर जितना है, टू दी पावर जितना है, 38 पावर पावर कितना है, कितने साल का मेरा पैसा चलेगा, हाँ 38 इयर्स 38 ईयर्स, जैसे कि शिवम ने कहा। मैं एक काम कर लेता हूँ, इस इक्वेशन से इसको पुट कर लेता हूँ, ए फॉर 50,000, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0.12, ठीक है, 1 प्लस आई मतलब 1.12 होल टू द पावर 38। ये कैसे बोला 38 शिवम, प्लस 38 कहाँ से आया? सर वो 38, 38 इयर्स दे रखा है ना कि 38 ईयर तक उसने सेव किया है। हाँ मतलब फ्रॉम 37 से 65 तक, है ना, उसने पैसा 28 जमाया। से 65 28 से 20, 65 ओहो हो, ये थर्ड सिस्टर है। हाँ तो 28 से 65 तक ना। 28 से 65 38 होता है क्या? यस सर। अच्छा 28 से 65, सही बोला ना, हाँ सही बोला, ठीक है। तो 28 से 38 ईयर्स तक -1, बस ये करना है हमें, बस इतना करना है, इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए बस यहाँ पर 1.12 इंटू कर दिया, अब कितने बार इक्वल देंगे, इंटू 1 काउंट कर लिया, ठीक है, इंटू करने से 1 काउंट हो गया, अब और 37 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 में अटक गए, क्योंकि 1 इंटू में एक काउंट हो गया ऑलरेडी। आप लोगों का ऐसा आया क्या, सुमित शिवम आया क्या? 74.17966 समथिंग, हेलो 74.17966 ऐसा? है दादा। What is this 74.1699? Point to be noted, huh? 74.17966 393 1766 16, सॉरी बार बार गलत लिख रहा हूँ, 17966, ठीक है, इतना लिखने से भी होगा 17966, पॉइंट के बाद 4 घर लेने से होगा 17966, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये इसको क्या बोलते हैं जानते हैं ना, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, ओके, डोंट वरी, इसको याद रखने का जरूरत ऐसे नहीं है। अभी क्या करेंगे इसके साथ, इससे माइनस कर देंगे 1, जो भी आएगा माइनस कर देंगे 1 माइनस करके फिर क्या करेंगे, बोलो, इंटू करेंगे 50,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 0.12, कितना आया देखिए ना, कैलकुलेट कीजिए, एकक दशक शतक हजार अजुत लक्ष निजुत कोटि, कितना हुआ
3.05 करोड़ करोड़ 4,91,526। मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना 3.05 करोड़ अप्रोक्स। यस सर। जस्ट टेल मी, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये एन्युइटी का फॉर्मूला था। डोंट वरी, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाऊंगा, उसमें मैं आपको सारा का सारा चीज़ नोट डाउन कराऊंगा। लेकिन प्लीज़ टेल मी करेंटली कि क्या ये समझ में आया? स्पेशली मैं सोइकौत को पूछना Yes, चाहता हूँ। शिवम को तो पता चल ही गया। सोइकौत आप बोझा গেছে? हाँ बोझा हैं? गया। ओके, जस्ट अ सिंपल एन्युइटी फॉर्मूला। मैं नेक्स्ट क्लास से जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा नोट्स लिखाऊंगा ना, तो मैं एन्युइटी में क्या होता है, किस तरह से क्या क्या होता है, मैं सब लिखा दूंगा, ये फॉर्मूला भी बता दूंगा। बड़ा काम आता है। कैलकुलेटर साइंटिफिक नॉर्मली अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स के एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये इजीली टू दी पावर देके हो जाएगा, बट कॉमर्स में ऐसे नहीं अलाउड नहीं करता। वो लोग नॉर्मल कैलकुलेटर में आपको करने के लिए बोलेगा, तो थोड़ा मेहनत का एरिया है, बट पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता है ये चल क्या रहा है। तो थर्ड सिस्टर 3.05 करोड़ का कॉर्पस बना लिया, मतलब इनका टोटल पैसा जो बन गया दैट इज 3.05 करोड़ का। सिमिलर वे में आप मुझे ये 4.89 करोड़ भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या? फर्स्ट सिस्टर का सेम फैशन में फर्स्ट सिस्टर का क्या कैलकुलेशन होगा? सुमित बोल। ये थर्ड सिस्टर का हो गया, हाँ फर्स्ट सिस्टर का बताओ। করবো না তোমাকে বলবো। हाँ बोल ना, फर्स्ट सिस्टर का क्या होगा, करके ही बता, मतलब मेरे को अच्छा हेल्प ठीक करके भी बता सकते हो। फर्स्ट सिस्टर का अच्छा देखो देखो देखो, मैं समझ गया, आप लोग कर लोगे, मैं एक बार फिर से खुद से कर लेता हूँ। अच्छा, वन कॉन्सेप्ट इज सेम टू सेम, हाँ सिमिलर कॉन्सेप्ट में होगा, बट थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट इसमें आ बस जाएगा। क्या हाँ बोलो। नंबर ऑफ ईयर चेंज हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सिस्टर का कहानी क्या है, वो कितना दिन तक उसका एन्युइटी किया है, वो मतलब फर्स्ट सिस्टर का क्या खेल था, उसने फर्स्ट अरे 9 तो सर ईयर्स फर्स्ट 9 ईयर्स किया, पर वो तो चालू हो जाएगा ना कि उतना एक बार तो डिपॉजिट कर लिया 20 साल की उम्र में, तब तो 65 तक कंपाउंड इंटरेस्ट चलता ही रहेगा जितने साल तक किया। नहीं सर, आप बात को नहीं समझे, लेकिन वो तो उसका जो एन्युइटी है, वो एन्युइटी कब तक चला? एन्युइटी तो 9 ईयर्स तक चला। तो आप तो पहले एन्युइटी 9 ईयर्स का करोगे, उसके बाद सिर्फ कंपाउंडिंग होगा, हाँ ওই দুটো করে চার্জ করে দিতে হবে। ठीक है। आपका पहले सिर्फ एन्युइटी होगा 9 साल का, उसके बाद ओनली कंपाउंडिंग, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट सिस्टर का देखो, फर्स्ट 9 ईयर्स, ध्यान से देखो सर, फर्स्ट 9 ईयर्स क्या होगा, एन्युइटी, ओनली एन्युइटी। ओनली एन्युइटी में फर्स्ट 9 ईयर्स का क्या है, ये फर्स्ट सिस्टर का मतलब रोड मैप देखो। फर्स्ट सिस्टर किस एज में पैसा डाल रहे हैं सर? 20th के एज में 20। पैसा डिपॉजिट कर रहा है, 50,000 ईच ईयर। हाँ, जब भी 50 मतलब सिमिलर अमाउंट है हर साल होगा ना, तो वो हमेशा एन्युइटी होता है, 50,000 ईच ईयर। कब तक चलेगा? 36 तक क्या, या 28 तक? अरे 28 तक ना, क्या कॉन्सेप्ट है 28 फर्स्ट? तक। 28 तक, वेरी गुड सर। 28th ईयर तक उन्होंने पूरा डिपॉजिट करता गया, इंटरेस्ट वही है 12% का, ठीक है। अब इसका एन्युइटी करना है, एन्युइटी करना है, सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो चलो फटाफट कर लेते हैं, अब तो समझ ही आ गया होगा। 1.12, हेलो अगर मैं इसको हाँ फॉर्मूला में डाल देते हैं, हाँ बोल। 8,27,436 টাকা 75 পয়সা। तो देख लेते हैं इसका। सुमित ने बताया, आप देख लेते हैं सुमित का आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। अमाउंट बाय इंटरेस्ट इंटू 1 + i होल टू द पावर n - 1, दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी। हाँ सर, ये सबको क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू। एक प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस ऑनवर्ड समझाऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है कि आपको कोई बताता है कि भाई फ्यूचर में इतना मिलेगा, बट आज कितना आपको इन्वेस्ट करना होगा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, ठीक है। बट करेंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी में आपको जो जो पता है, फर्स्ट सिस्टर के केस में आप पुट कर दो, 50,000 यू इन्वेस्ट टुडे, ठीक है, एवरी ईयर करके, 0.12 इंटरेस्ट है आपका, मतलब 12%, 1 + i मतलब 0.12
होल टू दी पावर n में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा, 9 हाँ 9 9 ईयर्स, -1, ओके -1। अब मुझे बताइए इसका क्या मतलब अमाउंट हुआ, 1.12 का 9 बार करना है, -1 करना है, फिर 50,000 के साथ इंटू करके 0.12 करना है। चलो मैं कर लेता हूँ, 1.12 इंटू काउंट होता है कॉमर्शियल में, बार बार बता रहा हूँ, फिर इक्वल कितना देंगे 8 बार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आया क्या सुमित, यस सर, -1 जो आया इंटू 50,000 जो आया डिवाइडेड बाई 0.12, 7,38,782। हाँ सुमित, তাহলে আমি এক বছর বেশি করে দিয়েছি মনে কাউন্ট হয়ে গেছে। 738, ठीक है, देख लेते हैं, रुक जा, 738,782, ठीक है, दिस इज द अमाउंट, ओके। ये क्या निकला, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हुआ 9 साल का, ठीक है, 7,38,782 जो 50,000 करके एवरी ईयर जमा किया, उसका फ्यूचर वैल्यू एन्युटी अमाउंट, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू अमाउंट एन्युटी में इतना हुआ, ठीक है। लेकिन नाउ पॉइंट क्या है, अभी क्या पॉइंट करना है, अभी क्या करना है, এবার এই দাদা 20 এইটা 9 বছর চালিয়েছে, 65 থেকে এই যত বছর চালিয়ে মাইনাস করে দেবো, মানে আগেরটা ছিল 38 প্লাস 9 মানে হচ্ছে 40, আর ওইদিকে হচ্ছে তোমার 48 মানে নাম্বার অফ ইয়ারে 48 হবে খালি। देख अभी क्लियरली मैटर को समझ, ठीक है, ये तो उसका एन्युटी हुआ। अब फर्स्ट सिस्टर का कंपाउंडिंग कैसे होगा अभी, अब फर्स्ट सिस्टर 28 ना, फर्स्ट सिस्टर 28 के बाद, और एन्युटी नहीं कर रहा है सर, 28 से लेके मतलब फ्रॉम 29th ऑनवर्ड्स, है ना, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम 29th टू 65 तक उसका 37 इयर्स कंपाउंड होता है पैसा, कंपाउंडिंग होता है अपना पैसा, कितना होता है 37 ईयर्स। 37। अब ये 37 ईयर्स तक जो उसका पैसा कंपाउंड होता है, इसका क्या हिसाब करोगे, आप खड़े हो 29th ईयर में, आपको जाना है 37th ईयर तक, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 12%, इंटरेस्ट इज 12% अगेन, बट सिंपल कंपाउंडिंग करना है आपको। अब 12% रेट में 37th ईयर का कंपाउंड फैक्टर पहले बताओ, हेलो समझ में आया कि नहीं, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको इसके साथ इंटू करना, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो क्या करना है, 1.12 इंटू करेंगे, डिवाइडेड बाय डिवाइड करेंगे कि इंटू करेंगे, 37 टाइम, इंटू करेंगे 37 टाइम, इंटू करेंगे 37 टाइम्स, ठीक है, तो 1.12 हाँ, एक एक इंटू बार तो काउंट हो कैलकुलेट गया, ठीक है, अब 36 टाइम्स 36 बार करेंगे, हाँ 36 टाइम, 1 2 यस सर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ये हुआ 36वां साल में, मतलब टोटल 37 टाइम्स में उसका फैक्टर जो आया, इसको इंटू करेंगे इस वैल्यू के साथ, कहाँ गया वैल्यू 738782, है ना, 7,38,782, तो करते हैं 7,38,782 को 7,38,782 कितना आया देखो सर बताना, 4,89,30,893, मतलब अप्रॉक्स 4.89 करोड़ आ गया ना, यस सर। बोलिए सर सबको समझ में आया ये पूरा कैलकुलेशन कैसे हुआ, सुमित शिवम सैकत बोलिए, সৈকত বোঝা গেছে, সৈকত আপনাকে বোঝা গেছে বলুন। প্রথম পার্টটা বুঝলাম, সেকেন্ড পার্টে যে যখন ওই ফিউচার অ্যানুইটিটা বার করলাম, তারপরে ওটাকে মাল্টিপ্লাই কেন করলাম ওই 37 টাইমস করার পরে,
बोले दीजिए। अच्छा देखो, अगर किसी को इस पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम है तो इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो अमाउंट आया था ना, ये 9 इयर्स का एन्युइटी है। सो एक ये पॉइंट तो क्लियर है ना कि 9 इयर्स का फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी 7 लाख। हाँ, दिस इज क्लियर। ओके, फ्यूचर एन्युइटी वैल्यू 9 इयर्स के बाद फर्स्ट स्टेट का ये हुआ। लेकिन ये जो पैसा है ये तो विथड्रॉल नहीं होगा ना, ये तो अभी कंपाउंडिंग होता जाएगा एवरी ईयर 12% करके। तो इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया था 50,000 करके 9 इयर्स बाद उसका 50,000 का वैल्यू क्या हुआ एन्युइटी में 7,38,782। नाउ दिस 7,38,782 कंपाउंड होगा। 7 मतलब लाख, यहाँ से एन्युटी खत्म हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ लगेगा यहाँ पे, यहाँ से फॉर्मूला में change मतलब होगा। फ्रॉम 29th ऑनवर्ड्स एन्युइटी खत्म, नाउ ओनली कंपाउंडिंग स्टार्ट। तो हम लोग बस सिंपल कंपाउंड करते गए, इसको कंपाउंड करते गए 12% रेट में, कंपाउंडिंग 12% रेट में कब तक करते गए, फ्रॉम 65th ईयर तक, जिसका टोटल ड्यूरेशन है 37th ईयर। फ्रॉम 29th ईयर बर्थडे से लेके 65th ईयर बर्थडे तक, जिसका टोटल ड्यूरेशन क्या होता है 37th ईयर। ठीक है, अब ये 37th ईयर ये पैसा कंपाउंड होता गया, और वो कंपाउंड किस रेट में होता गया, वो कंपाउंड होता गया 1.12 होल टू द पावर 37 इनटू, मतलब ये 1.12 होल टू द पावर 37 मतलब कंपाउंड। ओके, 1.12 होल टू द पावर 37 दिया इनटू ये अमाउंट, दिस अमाउंट, यही अमाउंट कंपाउंड होगा ना। जो 9 साल में, जो 9 साल में उसने कमाया यही कंपाउंड होगा ना। तो बस ये अमाउंट को कंपाउंड करता गया 738 782, और जिसका वैल्यू क्या आया 4.89 करोड़। क्लियर? जस्ट वांट टू आस्क, क्लियर? Yes, sir. सुमित, हाँ बोलो। হ্যাঁ কথাটা কেটে গেল, বলো কি বলছো। সৈকত বলছি, ক্লিয়ার। अच्छा ओके, थैंक यू। तो अच्छा, सिमिलर पैटर्न में सेकंड सिस्टर हो जाएगा ना। हो जाएगा सर। तो प्लीज आप लोग घर में सेकंड सिस्टर कैलकुलेट कीजिएगा, होमवर्क दिया मैंने। क्या प्रूव करना है आपको, सेकंड सिस्टर का 1.89 करोड़ है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, क्या करना है, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। हाँ, कि सेकेंड सिस्टर का जो 1.89 करोड़ है वो कैसे आया, ठीक है। ये देखिए, मैं फिर से आपको एक बार फिर से शो करता हूँ। थर्ड सिस्टर 19 लाख सेव किया, लेकिन 65th मतलब बर्थडे के बाद, मतलब 65th ईयर्स के बाद उनका कॉर्पस हो गया सर 3.05 करोड़ में। सेकेंड सिस्टर 4.5 लाख ही सेव कर पाया था, लेकिन उसका 1.98 करोड़ हुआ। और फर्स्ट सिस्टर 4.5 लाख सेव कर पाया था, लेकिन उसका मतलब इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होके 4.89 करोड़ हुआ। अब दुख की बात क्या है, दुख की बात किसके लिए है, थर्ड सिस्टर के लिए। थर्ड सिस्टर इतना डिसिप्लिन रहा, इतना डिसिप्लिन रहा, हाँ, लेकिन फिर भी फर्स्ट सिस्टर जैसा कैपिटल नहीं बना पाया। क्यों? अर्ली स्टेट पे वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया था। एग्जैक्टली आप जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा कैपिटल बिल्डअप कर पाओगे। और कैलकुलेशन तो आपको दिखाई दिया मैंने, कैलकुलेशन तो आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि कब एन्युइटी हुआ और कब कंपाउंड हुआ, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, कंपाउंडिंग सभी का हुआ, बट थर्ड सिस्टर का कंपाउंडिंग, मतलब थर्ड सिस्टर तो बहुत डिसिप्लिन में किया, लेकिन फर्स्ट सिस्टर बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट करने के कारण इतना कम सेव किया, बाकी स्पेंड कर दिया, लेकिन फिर भी 4.89 करोड़ उसने कॉर्पस बना लिया, कैपिटल बना लिया, जो थर्ड सिस्टर नहीं कर पाए। सेकेंड सिस्टर मतलब उतना डिसिप्लिन नहीं रहा, जैसे कि आप सबको पता है, ठीक है। इसलिए सेकेंड सिस्टर का वो वाला बात नहीं बन पाया, क्योंकि सेकेंड सिस्टर भी लेट स्टार्ट किया था ना, मतलब थर्ड सिस्टर जब स्टार्ट किया था सेकेंड भी तभी स्टार्ट किया था, लेकिन सेकेंड सिस्टर फर्स्ट सिस्टर की जैसा ही सेविंग किया, दैट इज ओनली 9 ईयर्स तक का। इसीलिए सेकेंड सिस्टर का उतना कॉर्पस नहीं हो पाया जितना फर्स्ट सिस्टर का हो पाया, ऊपर से लेट भी किया, ऊपर से लेट भी स्टार्ट किया जस्ट लाइक ए थर्ड सिस्टर। इसीलिए सेकेंड सिस्टर बीच में मतलब सबसे लास्ट आया, क्योंकि वो दोनों चीज में लास्ट किया, सेव करना भी लास्ट स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक ए थर्ड सिस्टर, और डिसिप्लिन में वो मतलब फर्स्ट सिस्टर के जैसा रहा, बट
फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे कि थर्ड सिस्टर फिर भी डिसिप्लिन होने के बाद कर लिया ना। तो अगर आप, तो यहाँ से हमें क्या लर्निंग मिलता है, अगर आप देरी से स्टार्ट करते हो तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो थोड़ा इनडिसिप्लिन होने से भी चलेगा। यही लर्निंग मिलता है ना। मतलब जो इन्वेस्टर्स कम एज ग्रुप में हैं, ठीक है, वो अगर अर्ली स्टार्ट करता है और थोड़ा बहुत कैजुअली चलाते अपनी जिंदगी को, फिर भी वो अचीव कर लेगा जो उसको चाहिए। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट करते हो, मतलब जो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करता है फ्रॉम 30 ऑनवर्ड्स, 35 ऑनवर्ड्स, 40 ऑनवर्ड्स, उनको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, है ना। यही 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 बात निकलता है ना यहाँ से, कि आप भी कैपिटल बिल्डअप कर पाओगे, आप भी वो पूंजी जुगाड़ कर लोगे, बट आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी कर पाओगे आप, ठीक है। कंफ्यूजन जो था आई होप कि दूर हो गया होगा तीनों सिस्टर की कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर फिर से थोड़ा सा बताया गया, सब ठीक है ना। ओके, तो बस ये चैप्टर, पहला चैप्टर था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। दैट इज मैंने आपको पर्सनल फाइनेंस में फर्स्ट पढ़ाओ जो था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में हम लोगों को क्या बताएंगे सर, आज पहला क्लास था, मैंने थोड़ा धीरे धीरे बोला, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में तो सर एक एक चैप्टर, मतलब दो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा अगर छोटा चैप्टर रहेगा तो पर्सनल फाइनेंस में इन आवर नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी बताऊंगा। ऐसे आप लोग बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी सुन के हम लोग क्या करेंगे, हाँ बचपन से तो सुनते आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पर कुछ तो है जो मुझे आपको बताना चाहिए। सब कुछ जानने के बाद भी बचपन से जानते हैं, क्लास 5-6 में सिखाया जाता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर भी उसका रियल लाइफ इस्तेमाल कभी नहीं कर पाए। कुछ तो है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको मैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा, और क्यों आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा, मतलब पृथ्वी ऑस्ट्रोमास्चर्य, ठीक है, मतलब 8th वंडर्स बताया था, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या कहा था आइंस्टाइन ने, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे, आई होप कि नेक्स्ट क्लास में ही हो जाएगा, और एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे आप लोगों को, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की कहानी, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, एक होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न। तो ये CAGR और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है वो बताना जरूरी है, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स चर्चा चलेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट को या आपके क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट को मतलब टॉप लेवल पे पहुंचा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट स्टार्ट होगा जिसका जरूरी है सर, मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो, ठीक है। दिस इज द एरिया जो बहुत जरूरी है, इसमें काफी डिटेल्स चर्चा होगा। ये जो आज मैं आपको कैलकुलेशन सिखाया है ना, उसका पूरा हार्डकोर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, एन्युइटी, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है। मतलब अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना सीखे ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे इन द सेंस आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर आधा अधूरा है तो आधा अधूरा रह जाएगा, या फिर आप जब अपने क्लाइंट को समझाएंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है। तो फाइनेंस का सबसे कोर पार्ट, मतलब सबसे बेसिक पार्ट भी, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स बताऊंगा पर्सनल फाइनेंस में ही। मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो, मतलब आज आपके पास जो पैसा है उसका कल क्या हालत होगा विद इन्फ्लेशन। जैसे सुमित स्टार्टिंग में इसके बारे में चर्चा कर रहा था कि दादा इन्फ्लेशन भी तो बीट करना है, यस वी नीड टू बीट इन्फ्लेशन आल्सो, एंड दोनों चीज एक साथ बताऊंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप TVM, ऐसे जो लोग चार्टर्ड वगैरह में पढ़ते हो उनको ऑलरेडी पता है, बट इसको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट या पर्सनल फाइनेंस में कैसे यूज करना है वो शायद आपको नहीं पता, जो आज मतलब ये इस टॉपिक के दौरान मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे या ऑब्वियसली जिसका इंतजार सबको है, म्यूचुअल फंड, ठीक है। जब तक पर्सनल फाइनेंस क्लियर नहीं हो जाता तब तक म्यूचुअल फंड में बात करना बेकार है, बिकॉज म्यूचुअल फंड का पूरा कॉन्सेप्ट इसी के बेसिस में बना हुआ है, ठीक है। इसका रिटर्न कैलकुलेशन, NAV कैलकुलेशन, एवरीथिंग बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। इवन अगर आप मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का नोट मतलब ये नोटबुक भी देखते हो सेबी का, ठीक है, वहां पर भी सेबी ने जो सिलेबस बनाया सेम टाइम पे हम लोगों का नोट्स भी उसी के हिसाब से बना हुआ है, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पर इतना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं देते ये लोग, ठीक है। ये लोग बस सिलेबस वाइज बना देते हैं, फिर इसको पढ़ के समझना मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिकल चीज़ें भी चाहिए। ऐसे फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात स्टार्ट कर दिया, ठीक है,
सेविंग्स इन्वेस्टमेंट चर्चा स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, जो भी इंस्टीट्यूट मतलब NISM इंस्टीट्यूट ने भी अपने नोट में लिख के रखा है वो भी आपको समझ में आएगा। ये इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप समझने के बाद हम लोग फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड का वेराइटीज क्या क्या है, ठीक है, इक्विटी बेस्ड, डेब्ट बेस्ड, सारा का सारा चीज़ें उसके बाद ही कर पाएंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। বুঝা গেছে কি যায়নি মিউচুয়াল ফান্ড কি পড়তে হবে, কিভাবে পড়বো না পড়বো, ক্যালকুলেশন কিভাবে করব, কিছুটা বোঝা গেছে আই হোপ। হ্যাঁ হ্যাঁ टुडे इज Yes, जस्ट sir. टुडेज क्लास इज जस्ट बैकग्राउंड क्लास, ओके। मैंने थोड़ा बैकग्राउंड ही बताया। नेक्स्ट वीक, ठीक है, अच्छा मैं कंफर्म कर दूंगा नेक्स्ट वीक सैटरडे होगा कि संडे होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा मतलब मेरा शेड्यूल को देख के मैं आप लोगों को कंफर्म करता हूँ। टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है, 7:15 7:30, बट सैटरडे होगा कि संडे होगा वो मैं थोड़ा आप लोगों को कंफर्म करता हूँ कुछ देर में, ठीक है, मतलब 1-2 दिन में कंफर्म करता हूँ। ओके, कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। आज क्लास तो इतना ही है। হ্যাঁ সেই কথা বলো বলো সেকেন্ড বলো। বলছিলাম যে যে কোনো একটা দিন ফিক্সড করে দিলে খুব ভালো হয়, কারণ আমার না ওই যে আমি জব করি তো তো সেই জব রিলেটেড আমার কিছু ট্রেনিং থাকে, তো সেটা আমার সানডে করে হচ্ছিল। তো এবার আমি 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 একটা দিনই ফিক্স করব, আমি বলে দেবো, ওটাই আমি জাস্ট বললাম কি আমি অ্যাকচুয়ালি কালকে আমি দিতাম ক্লাসটা, কিন্তু কালকে 25 ছিল বলে আমি দিই, কারণ আমি জানি কালকে 25 সবাই একটু ছুটি ছাটা কাটায়, তো একটা আলাদা স্পেশাল ডে থাকে। মোস্ট প্রবলি শনিবারই করব আমি, ডেট একটাই রাখবো কারণ আমার আরেকটা ডেটে স্টক মার্কেট চলবে। বুঝতে পারলে? এবার আজকে আমার ক্লাস থাকে 7:30 দিয়ে, ট্রেনিং থাকে আমার, তো আমি